देखिए यहाँ पे आपको ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आईपीटी का पार्ट 10 होगा। पार्ट 10 के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्याय 15 जो आपको जाति विरोधी बात थी, जाति विरोधी अध्याय आपको है कास्ट सिस्टम के अपोनेंट ऑफ कास्ट सिस्टम, उनका आपको देखते हैं। ये इसमें महात्मा फुले के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ज्योतिबा महात्मा फुले या देखिए ज्योतिबा महात्मा फुले बोलिए ज्योतिराव गोविंदराव फुले, लेकिन इनके दो नाम थे। पहला जो नाम था वो था पहला जो आपको नाम था वो था महात्मा ज्योतिबा फुले, फिर दूसरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। तो ये देखिए महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन का 1827 से 1890 ईस्वी तक रहा। तो महात्मा ज्योतिबा फुले आधुनिक भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं समाज दार्शनिक थे। वे स्वयं पुणे की शूद्र जाति में पैदा हुए थे। अतः उन्हें हिंदू वर्ण व्यवस्था से जुड़े सामाजिक अन्याय का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त था। उन्होंने निम्न जातियों को इस अन्याय के विरुद्ध संगठित करने के उद्देश्य अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह समाज मूर्ति पूजा आइडोलेटरी के विरुद्ध था और जाति प्रथा कठोरता खंडन करता था। इसने तर्क सम्मत चिंतन को बढ़ावा दिया और पुरोहितों की आवश्यकता पर प्रश्न आज स्वयं महात्मा फुले ने वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया और अछूतों के उद्धार के अपना जीवन अर्पित कर दिया। 1881 में उन्होंने मुंबई तत्कालीन बम्बई के लोगों ने महात्मा को उपाधि से सम्मानित किया। माता ज्योतिबा फुले को महात्मा किसने कहा? बम्बई के लोगों ने कहा। 1881 उन्हें तत्कालीन बम्बई के लोगों ने महात्मा के उपाधि सम्मानित किया। महात्मा फुले ने भारत की दबी कुची जातियों डॉन ट्रोडन कास्ट का विवरण देने के लिए मराठी शब्दावली के प्रयोग को बढ़ावा दिया। अब यह शब्द प्रस्तुत अर्थ में अनेक भारतीय भाषा तथा अंग्रेजी में विस्तृत रूप से प्रयुक्त होता है। महात्मा फुले ने निम्न जातियों के अलावा स्त्रियों के उत्थान में जो उल्लेखनीय योग दिया। उन्होंने स्त्रियों तथा अनुपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कई संस्थाएं स्थापित की। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले के सहयोग से अशिक्षित जातियों के बालिकाओं का एक स्कूल खोला। 1851 में उन्होंने बालिकाओं के लिए 2 और स्कूल खोले। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया। 1863 में उन्होंने उन जाति की विधवाओं और अनचाहे नवजात शिशुओं के एक आश्रम खोला ताकि कन्या शिशु हत्या इसे अमान्य प्रथा को रोका जा सके। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध बहुत सारा साहित्य प्रस्तुत किया। उनकी अधिकांश रचनाएं को मराठी की सरल भाषा से लिखी गई थी ताकि उन्हें जनसाधारण भी समझ पाए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जाति भेद। देखिए जाति भेद विवेक सार 1865। ब्राह्म गाचे कस 1869। गुलाम के 1870। देखिए सेतक यार्चा आसुर 1881। सावनिक सत्य धर्म पुस्तिका 1891 इत्यादि। देखिए समानता विश्वास की बात यहाँ पर की गई है। फेथ इन इक्वलिटी की बात देखिए यहाँ पर की गई है। देखिए ब्रिटिश दार्शनिक थॉमस पेन की विख्यात कृति राइट्स ऑफ मैन मनुष्य का अधिकार 1791 से प्रेरित होकर महात्मा फुले ने यह तर्क दिया कि समस्त स्त्री पुरुष जन्म से स्वतंत्र और समान है। जब ईश्वर ने उन्हें स्वतंत्र और समान बताया है तब किसी व्यक्ति को दूसरे का दमन करने का अधिकार नहीं रहता है। उन्हें न केवल कानून के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर द लॉ प्राप्त होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस तथा नगरपालिका प्रशासन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रवेश के अवसर की समानता इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए। अपने समकालीन विचारक को महादेव गोविंदानंद से मतभेद प्रकट करते हुए महात्मा फुले ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक राजनीति उच्च जातियों के हितों के साथ जुड़ी थी और उनका ध्येय पूंजीवाद कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना था। इसके विपरीत महात्मा फुले ने ऐसी राजनीति का समर्थन किया जिसका ध्येय पद दलित जातियों आपको डाउन टोलन कास्ट का उत्थान करना हो, जो शूद्रों और आदि शूद्रों को उच्च जातियों की दास्तां से मुक्त करा सके। अतः उन्हें हिंदू धर्म को उन पुराण कथाओं का खंडन किया जो वर्ण व्यवस्था क्रूर और अमानवीय नियमों का समर्थन करती थी। फुले के अनुसार भारत में निम्न जातियों की स्थिति में जो था बहुत सुधार हुआ था वह ब्रिटिश शासन की देन थी, परंतु वह पर्याप्त नहीं था। इसके लिए जनसाधारण की शिक्षा मास एजुकेशन का विस्तार जरूरी था। लेकिन महात्मा फुले ने ब्रिटिश शासन पर आरोप लगाया कि वह जनसाधारण की शिक्षा की अनदेखी करके बहुत सारा धन उच्च शिक्षा के विस्तार पर खर्च कर रहा था। यह बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा फुले
देखिए यह बात महत्वपूर्ण है कि देखिए यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि महात्मा फुले से प्रेरित होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जन साधन की शिक्षा का समर्थन किया और शिक्षा के सारे अस्पृश्य जातियों को उत्थान का रास्ता दिखाया। परंतु अम्बेडकर ने स्वयं उच्च शिक्षा का विरोध नहीं किया, बल्कि यह तर्क दिया कि उच्च शिक्षा का लाभ उच्च जातियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। निम्न जातियों को भी अपने उत्थान के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। महात्मा फुले आधुनिक भारत के महान शूद्र थे, जिन्होंने हिंदुओं के निम्न वर्ग को उच्च वर्गों की दास्ता के प्रति सचेत किया और इस पावन संदेश का प्रचार किया कि भारत को विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करके उतना लाभ नहीं होगा जितना यहाँ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करके होगा। ये बात भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसमें देखिए महादेव गोविंद रानडे के जीवन का 1842 से लेकर 1921 तक रहा। तो महादेव गोविंद रानडे के जीवन का 1842 से लेकर 1921 तक रहा। अब फिर देखिए आपको तीसरा देखिए जाति विरोधी में आपको भीमराव अम्बेडकर की बात यहाँ पर की गई है। देखिए B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर देखिए डॉक्टर भीमराव बी से भीमराव, R से राम जी, फिर B से A अम्बेडकर हो गया। तो डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर बाबा साहिब अम्बेडकर का जीवन का 1891 से लेकर 1956 ईस्वी तक रहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के देखिए यहाँ पर वे हिंदू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदू, अछूत या अस्पृश्य, अनटचेबल माने जाने वाली जातियों को संगठित किया। शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर अम्बेडकर के मन में जिन विचारकों का गहन प्रभाव पड़ा, उनमें महात्मा फुले और अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यू का विशेष स्थान है। अभी देखिए आपको महात्मा फुले का जीवन काल आपको क्या 1827 से 1890 ईस्वी तक रहा। उसके देखिए अमेरिकी दार्शनिक जॉन ड्यू का जीवन का 1859 से लेकर 1912 ईस्वी तक रहा। डॉक्टर अम्बेडकर का जब महाराष्ट्र से संबंध न रखने वाली महाजाति में हुआ था, जिसे एक अस्पृश्य जाति माना जाता था। इनके पुरखे आपको सिंह साम्राज्य रहे थे। इनके पिता कबीर पंथ के अनुयायी थे, जिसमें जात पात के भेदभाव को मिटाने का संदेश दिया जाता था और मानव समानता ह्यूमन इक्वलिटी का आदर्श को सराहा जाता था। भीमराव बाल्यकाल से मेधावी छात्र थे, परंतु निम्न जाति में जन्म लेने का उन्हें पग अपमान और यातना का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। फिर बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल जाने पर उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने अथक परिश्रम के बल पर इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा पाई। उन्होंने कोलंबिया और लंदन दोनों जगह से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और लंदन में कानूनी शिक्षा पाकर वे बैरिस्टर भी बने। भारत लौट उन्होंने 1927 में कार्य शुरू किया और साथ ही अपना जीवन अस्पृश्य या अछूत माने जाने वाले जातियों को उत्थान में लगा दिया। शीघ्र ही उन्हें इस समुदाय का विश्वास प्राप्त हो गया और उनके देखिए यहाँ पर शीघ्र ही उन्हें इस समुदाय का विश्वास प्राप्त हो गया और वे इनके सर्वोच्च नेता माने जाने लगे। अपने अनुयायियों को गतिमान करने के लिए उन्होंने अनेक संगठन बनाए। इनमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति और संघ और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने न केवल अपने अनुयायियों को संगठित किया, बल्कि हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के कई बार मंदिर प्रवेश सत्याग्रह भी आयोजित किए। अनेक शिक्षा संस्थाएं स्थापित को और अनेक समाचार पत्रों के माध्यम से अपने दृष्टिकोण का प्रचार किया। इनमें मुख्य नायक बहिष्कृत भारत और जनता जैसे पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अछूतों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों के साथ बातचीत चलाने के उन्होंने गोलमेज समिट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। 1927 में भारत की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1927 में भारत की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष बनाया गया और इस तरह उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए 1947 से 1951 तक भारत सरकार कानून मंत्री भी रहे। अपने लंबे अनुभव के आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर को विश्वास हो गया था कि हिंदू धर्म में रहकर न तो अस्पृश्यता का निवारण हो पाएगा, न अस्पृश्य जातियों का उत्थान ही हो पाएगा। अतः वे 1935 से हिंदू धर्म के त्याग का विचार कर रहे थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले 1956 उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की कृतियों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जातीय प्रथा को देखिए, जातीय प्रथा 1936 देखिए, हूँ वर देखिए, हूँ वर द शूद्र, हूँ वर द शूद्र आज शूद्र कौन थे, हूँ वर द शूद्र शूद्र आज शूद्र कौन थे, 1946 द अनटचेबल्स अस्सी जाति 1927 और बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध उनका धर्म 1957 मरणोपरांत विशेष रूप से प्रसिद्ध इन कृतियों मानव सभ्यता के इन कृतियों में मानव समानता के प्रति डॉक्टर अम्बेडकर के गहरे सरोकार की झलक मिलती है। उन्हें विशेष रूप से अस्सी जातियों को अमानवीय जीवन से मुक्त कराने और उन्हें मानवोचित गरिमा प्रदान करने के भगीरथ प्रयत्न किया। इसके अलावा देखिए, उन्होंने समकालीन भारत में लोकतंत्र की समस्या गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया और संवैधानिक विधि की वरीयता पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। सामाजिक न्याय की समस्या निस्संदेह डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन का सबसे प्रमुख विषय और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने बहुत सुलझे हुए विचार प्रस्तुत किए। देखिए, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात करते हैं यहाँ पर। सामाजिक न्याय वह सिद्धांत है जो समुदाय के मूल्यवान संसाधन, धन संपदा, पद प्रतिष्ठा और शक्ति को गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने की मांग करता है और ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण और उसका समर्थन करता है जिसमें निर्धन और निर्बल वर्ग अपनी योग्यता, परिश्रम और आवश्यकता के आधार पर इन संसाधनों का उपयुक्त हिस्सा प्राप्त कर सके। अब कि लोकतंत्र का विश्लेषण देखिए, यहाँ पर क्या एनालिसिस ऑफ डेमोक्रेसी देखिए। इसमें देखिए क्या डॉक्टर अम्बेडकर ने समकालीन भारत की राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर के संदर्भ में लोकतंत्र की समस्या का ओजस्वी विश्लेषण प्रस्तुत किया है और इससे जुड़ी मान्यताओं के अनुरूप संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड की वर्णता स्थापित की है। अब आप देखिए राजनीतिक संस्कृति के पॉलिटिकल कल्चर देखें यहाँ पर। किसी समाज की संस्कृति के वे तत्व जो उसकी राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसमें ऐसे मूल्य, मान्यता और मानक वैल्यू, बिलीफ्स एंड नॉर्म्स आ जाते हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि समाज का साधारण सदस्य वहाँ की राजनीति में कोई भूमिका निभाने के लिए कितना सजग है। वस्तुतः किसी भी समाज की राजनीति या संस्कृति वहाँ के शासक वर्ग, शासन प्रणाली और शासन प्रक्रिया को वैधता लेगिटिमेसी प्रदान करती है। लोकतंत्र की प्रचलित परिभाषा को विश्लेषण करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने यह विचार रखा कि एक शासन प्रणाली, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में लोकतंत्र ऐसी प्रक्रिया जिसमें रक्तपात के बिना जनसाधारण के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जाते हैं। यही लोकतंत्र की सच्ची कसौटी। परंतु सच्चा लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं है, यह मिलजुल कर रहने का तरीका है जिसमें लोग आपस में अपने सारे दुख सुख बांट लेते हैं। वस्तुतः अपने सहचरों के प्रति आदर और सम्मान की भावना व्यक्त करने का साधन है। शासन प्रणाली के स्तर पर डॉक्टर अम्बेडकर ने संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विशेष रूप से सराहा, जिसमें स्वतंत्र चर्चा, फ्री डिस्कशन के आधार पर सारे सार्वजनिक निर्णय किए जाते हैं। इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं प्रारंभ की इसमें देखिए क्या, इसमें किसी को वंशागत शासन हेरिडेटरी रूल का अधिकार नहीं होता, बल्कि शासन की शक्तियाँ जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्राप्त होती है। फिर आपको आगे देखिए, दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दूसरा इसमें क्या, इसमें कोई अकेला व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह सर्वज्ञ तथा सारे काम बनाने और सारा शासन संभालने में समर्थ है। और तीसरा, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि विधायक लेजिस्लेटर और मंत्री मिनिस्टर्स को जनसाधारण का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है और निश्चित अंतराल के बाद इस विश्वास का नवीकरण रिन्यूअल का जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर जब गांधी जी शक्ति के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और पावर और पंचायती राज के समर्थक थे, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की एकता और अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी गवर्नमेंट का समर्थन किया। गांधी जी को आशा थी कि गांव को पूर्ण स्वच्छता मिल जाने पर वहाँ स्वच्छ प्रशासन स्थापित हो पा जाएगा। परंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडिविजुअल अधिकार बल देते हुए तक दिया कि गाँव को शासन इकाई बना देने पर व्यक्ति का अस्तित्व दब जाएगा। अम्बेडकर के दावा थे गाँव में केवल स्थानीय हित की बात सोची जाती है। हमारे गाँव तो आपको जहालत, तंगदिली और संप्रदायवाद कर दे है। ग्राम प्रशासन के पुनरुत्थान का विचार विनाशकारी होगा। डॉक्टर अम्बेडकर विचार था कि संसद देखिए डॉक्टर अम्बेडकर का डॉक्टर अम्बेडकर विचार था कि संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि सामाजिक आर्थिक जीवन में घोर विषमताएं, ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज ना है, अर्थात समाज में ऐसा ना हो कि सारा बोझ कुछ वर्गों पर डाल दिया जाए और सारे विशेषाधिकार प्राइविलेज किसी अन्य वर्ग के हिस्से में आ जाए। ऐसा भेदभाव समाज द्वारा सोशल क्लीवेज को जन्म देता है, जिसमें खूनी क्रांति के बीज अंकुरित होने लगते हैं। संसदीय लोकतंत्र की सफलता की दूसरी शर्त है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम और प्रभावशाली विपक्ष, इफेक्टिव अपोजिशन। अंतर लोकतंत्र में अल्पमत माइनॉरिटी पर बहुमत मेजॉरिटी के अत्याचार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्पमत के मन में सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। अल्पमत के मन में सुरक्षा की भावना लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। बहुमत को सदैव अल्पमत के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक बहुमत देखिए, पॉलिटिकल मेजोरिटी और सांप्रदायिक बहुमत, कम्युनल मेजोरिटी में अंतर करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने मान्यता रखी कि
यह मान्यता रखी कि देखिए राजनीतिक बहुमत का सदस्य राजनीतिक कार्रवाई में अपना योगदान करने को अपेक्षा की स्वतंत्र होता है, परंतु सांप्रदायिक बहुमत का सदस्य केवल वही राजनीतिक कार्रवाई कर सकता है जो उस विशेष देखिए जो उस विशेष संप्रदाय में जन्म लेने के कारण उसके लिए निर्धारित होती है। देखिए जो समाज सब नागरिकों को समानता प्रदान करता है उसमें राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण राजनीतिक बहुमत और राजनीतिक अल्पमत को जन्म देते हैं। परंतु जो समाज उच्च नीच के विचार से विभिन्न संप्रदाय में बटा हो उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था कर देने पर सांप्रदायिक बहुमत और सांप्रदायिक अल्पमत उभर कर सामने आते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारत की जाति प्रथा कास्ट सिस्टम लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ की देखिए यहाँ यह संभावना एक अल्पसंख्यक संप्रदाय माइनॉरिटी कम्युनिटी लगातार राजनीतिक अल्पमत पॉलिटिकल माइनॉरिटी की स्थिति में है। इस तरह निम्न श्रेणी की जातियों को शक्ति के प्रयोग अपना उपयुक्त हिस्सा कभी नहीं मिल पाता। इसका मतलब यह है कि यदि हम समाजिक जीवन में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाते तो राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज़्यादा दिनों तक तो आपको देखिए राजनीतिक जीवन में लोकतंत्र ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सकता। देखिए यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने चेतावनी दी कि भारत में वीर पूजा हीरो वर्शिप की भावना लोकतंत्र के सबसे बड़ी खतरा है। अब देखिए संवैधानिक विधि की वर्णता देखिए प्री एमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर संवैधानिक विधि की वर्ण्यता देखिए प्री एमिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड देखिए यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था कि इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली यह कि हमें सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के केवल संवैधानिक विधि का सहारा लेना चाहिए, इसमें कोई ढील नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ यह था कि गांधी ने सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस असहयोग कोऑपरेशन और सत्याग्रह का जो रास्ता दिखाया था वह सही रास्ता नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इन विधियों को तभी अपनाना चाहिए तब जब सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के अन्य सब रास्ते बंद हो चुके हो, अन्यथा ये विधियाँ समाज को अनारकी के गलत में धकेल देगी। दूसरे हमें अपनी स्वतंत्रता को महापुरुषों के चरणों अर्पित नहीं करना चाहिए। कोई मनुष्य किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के आत्मसम्मान को दाव पर नहीं लगा सकता। कोई स्त्री किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के अपने सतीत्व को दाव पर नहीं लगा सकती। और कोई राष्ट्र किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की अपनी स्वाधीनता को दाव पर नहीं लगा सकता। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार भारत में लोकतंत्र की दुर्दशा का कारण यह नहीं था कि यहाँ के अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ का नेतृत्व लीडरशिप मतदाताओं को पालतू पशु तरह हाँकने विश्वास करता था। उसे विधि के शासन रूल ऑफ लॉ और लोकतंत्र प्रक्रिया डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर में कोई अभिरुचि नहीं थी। अब विधि का शासन देखिए यहाँ पर क्या विधि का शासन रूल ऑफ लॉ देखिए यहाँ पर विधि का शासन ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब नागरिकों पर एक ही कानून लागू होता है। वह कानून आपको सर्वविदित है और सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग उस कानून से जुड़े सिद्धांतों प्रिंसिपल्स और प्रक्रिया प्रोसीड्यूर का अनुरूप करती है, उनसे हट कर नहीं। फिर आपको आगे यहाँ कि अंत हमें अपने लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक लोकतंत्र सोशल डेमोक्रेसी का रूप दे देना चाहिए। देखिए सामाजिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व फ्रेटर्निटी को एक जितना महत्व दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से डॉक्टर अम्बेडकर इस बात से बहुत खिन्न थे कि इस देश में समानता का नितांत अभाव है। सामाजिक यहाँ पर क्या देखिए सामाजिक न्याय की स्थापना देखिए सामाजिक न्याय की परसूट यहाँ पर क्या परसूट ऑफ सोशल जस्टिस देखिए सामाजिक न्याय का वह सिद्धांत देखिए सामाजिक न्याय वह सिद्धांत जो समाज व्यवस्था में निहित अन्याय के निराकरण की मांग करता है। इसका विचार क्षेत्र कानूनी न्याय लीगल जस्टिस से कहीं अधिक विस्तृत है। कानूनी न्याय का सवाल वहाँ पैदा होता है जहाँ एक पक्ष दूसरे को क्षति पहुँचाता है। ऐसी परिस्थिति देखिए यहाँ पर ऐसी परिस्थिति के प्रतिकार के समाज में कुछ नियम, रूल या सिद्धांत प्रिंसिपल परिचित होते हैं और इन नियमों का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रक्रिया प्रेस्क्राइब प्रोसीड्यूर के अनुसार न्याय करने का काम न्यायालय लॉ कोर्ट्स का होता है। परंतु सामाजिक न्याय का प्रवर्तन एक जटिल समस्या है। देखिए जब समाज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों या वर्गों के लिए किसी ऐसी स्थिति स्टेटस और भूमिका रोल निर्धारित कर दी जाती है तो उनका कोई दोष ना होने पर भी उन्हें लगातार आत्मविकास सेल्फ डेवलपमेंट के अवसरों से वंचित रखा जाता है। तब इन व्यक्तियों या वर्गों को सामाजिक अन्याय सोशल इनजस्टिस का शिकार बनाया जाएगा। ऐसी हालात में उन्हें सामाजिक अन्याय से मुक्त करने के लिए सामाजिक न्याय की मांग उठाई जाती है ताकि समाज व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन करके उन लोगों के सामाजिक अक्षमता सोशल डिसेबिलिटी को दूर किया जा सके। उन्हें परंपरागत भेदभाव कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन की बेड़ियों से मुक्त करा के ऐसे अवसर सुलभ कराए जाए
जिनसे वे न केवल सम्मानपूर्ण जीवन जी सके बल्कि अपनी योग्यता, मेरिट और परिश्रम, एफर्ट के बल पर आत्म विकास भी कर सके। देखिए, अब संक्षेप में संक्षेप में हमको सामाजिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि सामाजिक जीवन में सब मनुष्यों की गरिमा, डिग्निटी स्वीकार की जाए। स्त्री पुरुष, गोरे काले या जाति या जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति को बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा ना माना जाए। शिक्षा और उन्नति का अवसर सबको समान रूप से सुलभ हो और सब लोग मनुष्य के नाते मिलजुल कर साहित्य, कला, संस्कृति और तकनीकी साधनों का उपयोग कर सके। सामाजिक न्याय की स्थापना का काम साधारण न्यायों का नहीं है। इसके व्यापक सामाजिक परिवर्तन की जरूरत होती है। सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट इस लक्ष्य के प्रति लोगों को गतिमान कर सकते हैं। सार्वजनिक नीति निर्माता, पब्लिक पॉलिसी मेकर्स इसे बढ़ावा दे सकते हैं और साधारण न्यायालय विशेष परिस्थितियों में अपना निर्णय देते समय सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का प्रयोग इन्वोक कर सकते हैं। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग या न्याय निर्णय एडजुडिकेशन की विचार प्रक्रिया में जहाँ विभिन्न पक्षों के परस्पर विरोधी दावे, कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स विचार क्या आता है, वहाँ सामाजिक न्याय के विचार निर्बल और निर्धन पक्ष को विशेष सहायता, रिलीफ और प्रोटेक्शन देने की मांग करता है। अब किसी समाज में सामाजिक अन्याय की उपस्थिति के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि चिर परिचित परंपराएं, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस या कुछ लोग निहित स्वार्थ, वेस्टेड इंटरेस्ट। भारतीय समाज विशेषतः हिंदू समाज में अस्पृश्यता या छुआछूत, अनटचेबिलिटी की प्रथा सामाजिक अन्याय का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो अपने आप में बेजोड़ है। दुर्भाग्य से इन प्रथा के साथ ये तीनों कारण जुड़े हैं। यह प्रथा हिंदू धर्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम के हैं, जो यहाँ युग से चली आ रही है। दूसरे यह अंधविश्वास पर आधारित है। यह अंधविश्वास पर आधारित है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से सब मनुष्य एक जैसे हैं। उनके शरीर एक जैसी परिस्थितियों में अस्वच्छ हो सकते हैं। उन्हें जन्म के आधार पर ऊंची नीची जातियों में बांट कर किसी जाति विशेष को अस्थायी रूप से अस्वच्छ या अपवित्र मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता। फिर किसी जाति के व्यक्ति के स्पर्श से व्यक्ति के स्पर्श से या उनकी छाया पड़ने से ही दूसरी जाति के व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। ऐसी मान्यता केवल अंधविश्वास पर आधारित नहीं तो और क्या है। अंत तक कुछ जातियों पर सारे समाज की गंदगी साफ करने का बोझ डालकर उन्हें निर्धन और अशिक्षित रखकर समाज में सम्मान, शिक्षा और संपन्नता के आशा अवसर अन्य जातियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं तो स्वार्थ रक्षण नहीं तो और क्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में प्रचित अस्पृश्यता की प्रथा गहन विश्लेषण करके और इससे पीड़ित वर्गों को इससे मुक्ति की राह दिखाकर सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति का भगीरथ प्रयत्न किया है। इस लक्ष्य का मूल मंत्र समानता का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। और शुरू में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना समाज दर्शन 3 सिद्धांतों रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया, जो पाश्चात्य परंपरा की देन थे। स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। बाद उन्होंने इनकी जगह बौद्ध धर्म से जुड़े 3 सिद्धांतों को बता दी। पारद की प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग अर्थात सम्यक ज्ञान, जो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन और अलौकिक कारणों सुपरनेचुरलिज्म का खंडन करता है। तो दूसरा करुणा कंपैशन, जो मानव मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देती है। और समता, इक्वलिटी, जो मानव मात्र की समानता बल देती है। देखिए, यहाँ पर समानता का सिद्धांत देखिए, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलती है। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर यह मानते थे कि मनुष्यों में केवल राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्विटी और कानून का समानता, इक्विटी बिफोर द लॉ स्थापित करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता। जब तक उनमें सामाजिक आर्थिक समानता, सोशल इकोनॉमिक इक्विटी स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी समानता अधूरी रहेगी। भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था, इस संविधान को अपनाकर हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राजनीतिक जीवन में तो हमें समानता प्राप्त हो जाएगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता, इनइक्वलिटी बनी रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में तो हम एक व्यक्ति एक मूल्य, वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देंगे, परंतु हमारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस ढंग से नहीं बदल जाएगा जिससे कि एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को सार्थक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, समानता का सिद्धांत सच्चे अर्थ में तभी सार्थक होगा जब मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के समान नैतिक मूल्यवता, इक्वल मोरल वर्थ को साकार किया जा सके। संविधान को वर्तमान स्वरूप इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः डॉक्टर अम्बेडकर इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए प्रश्न उठाया था कि हम कब तक इन विरोधाभास भरा जीवन जीते रहेंगे। हम कब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को अपना
समानता को अपनाने से इनकार करते रहेंगे। भारत के सामाजिक जीवन विषमता, इनइक्वालिटी और अन्य इनजस्टिस किस हद तक फैला हुआ, इसका सही विवरण डॉक्टर अम्बेडकर अपनी 2 महत्वपूर्ण कृतियों एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन 1936 और हूँ वर द शूद्र कौन 1946 के अंतर्गत पहले ही दे चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर उन लोगों से सहमत नहीं थे जो देश की स्वाधीनता के सामने सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म के लक्ष्य को गौण मानते थे। उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न क्या की देखिए उन्होंने दिखाने का प्रयत्न क्या कि हमारा समाज भीतर जितना विकसित हो चुका है उसमें उपयुक्त सुधार हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए, अन्यथा विदेशी शासन से स्वाधीनता भी निरर्थक हो जाएगी। वस्तुतः अस्पृश्यता की प्रथा भारतीय समाज के सबसे बड़ा कलंक थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन के अंतर्गत अस्पृश्य लोगों को उन सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं थी जिनका प्रयोग सवर्ण हिंदू करते थे यहाँ कि ताकि इनकी छाया पड़ने से कोई सवर्ण हिंदू भ्रष्ट न हो जाए। अस्पृश्य जाति के व्यक्ति को अपनी कलाई या गर्दन पर काला धागा बांधना पड़ता ताकि सवर्ण हिंदू उसे दूर से पहचान ले और भूल से भी उसे छू ना बैठे। पुणे आज के पुणे में अस्पृश्य व्यक्ति को अपनी कमर में झाड़ू बांध कर चलना पड़ता था जिससे वो अपनी रास्ता की धूल को हटाता चले ताकि कोई सवर्ण हिंदू वहाँ चलने से भ्रष्ट न हो जाए। डॉक्टर अम्बेडकर मध्य भारत में बलाई जाति की दुर्दशा का चिंतन किया और गुजरात राजस्थान में क्रमशः 1935 और 1936 में अछूतों पर जो अत्याचार हुए थे उनकी चर्चा भी की। उन्होंने तर्क दिया कि जब अपने ही देश में अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों को पब्लिक स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था, उन्हें अपनी पसंद के कपड़े और गहने पहनने या खाने की आज़ादी गहने पहनने या खाना खाने की आज़ादी नहीं थी। तब क्या यह देश राजनीतिक शक्ति का सही प्रयोग करने का सक्षम था? यदि हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात मानते हैं तो क्या मानते हैं कि किसी देश को दूसरे देश पर शासन नहीं करना चाहिए, तो हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी वर्ग को दूसरे वर्ग पर शासन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन का 1866 से डॉक्टर अम्बेडकर ने समाजवादी की समाजवादियों को भी खारिज कर दिया कि आर्थिक शक्ति सब तरह की शक्ति की नींव है और समाज का आर्थिक सुधार करने पर उसमें सब तरह का सुधार हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि कई बार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति सोशल स्टेटस उसकी शक्ति और सत्ता का स्रोत सिद्ध होती है। भारत में लोग महात्माओं के आगे नतमस्तक होते हैं और बड़े धनासेठ निर्धन फकीरों और साधुओं का चरण स्पर्श करते। देखिए निर्धन लोग सदाभाव से प्रेरित होकर बनारस आज की वाराणसी या मक्का की यात्रा करने का अपना सब कुछ गवा देते हैं। वस्तु धार्मिक मान्यता सामाजिक स्थिति और संपत्ति ये सब शक्ति एवं सत्ता के स्रोत है जिनके दम पर एक मनुष्य दूसरे की स्वतंत्रता पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अतः वर्तमान समाज में सुधार के किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस तरह की हदिया उड़ा दी कि सवर्ण हिंदू और शूद्रों में संरक्षक गार्डन और सुरक्षित वार्ड का रिश्ता है कि उन्होंने दावा कि वसुदेव स्वामी और मास्टर और सेवक संबंध का रिश्ता है जिसमें स्वामी ने सेवक की मुक्ति के सारे रास्ते बंद कर दिए। शूद्रों को पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी ताकि कहीं भी अपने अधिकारों पर जागरूक न हो जाए। उन्हें धन अर्जित करने की आज़ादी भी नहीं ताकि कहीं वे अन्य 3 वर्णों से स्वाधीन न हो जाए। उन्हें शस्त्र धारण करने की अनुमति भी नहीं थी ताकि कहीं वो विद्रोह न कर बैठे। समाजिक ढांचे उन्हें सबसे नीचे धकेल कर उनके पलायन के सब रास्ते बंद कर दिए गए। अतः उन्होंने अपनी दास्ता सर्विट्यूड को अपनी अनिवार्य नीति के रूप में स्वीकार कर लिया। शूद्रों की इस स्थिति के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के आदिवासियों प्रिमिटिव ट्राइब्स की दुर्दशा और स्त्रियों की स्वाधीनता सबजेक्शन ऑफ वुमेन के प्रति भी गहरे सरोकार का परिचय दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज तभी प्रगति कर सकता है जब समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए और जाति प्रथा को पूरी तरह मिटा दिया जाए। अछूतों उद्धार देखिए इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। देखिए यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर अपनी चर्चित कृति एनीहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा उन्मूलन 1936 के अंतर्गत हिंदू वर्ण व्यवस्था कास्ट सिस्टम को विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्य प्रकार उन्होंने यह अनुभव किया कि उच्च जातियों के कुछ संत महात्मा और समाज दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनकी समानता स्वीकार करते थे, परंतु वे इस दिशा में कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए थे। अतः डॉक्टर अम्बेडकर ने विचार रखा कि तथाकथित अछूत ही अछूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्ग को डिप्रेस्ड क्लासेस का आत्म सुधार सेल्फ इंप्रूवमेंट विश्वास करते थे। अतः उन्होंने इन जातियों को मदिरापान और गोमांस भक्षण जैसी आदतें छोड़ने की सलाह दी।
हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि ये आदत उनकी स्थिति के साथ जुड़े हुए कलंक या मूल का स्रोत थी। उन्होंने इन्हें अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान देने और आत्मसम्मानपूर्ण व्यवहार करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने दलितों को हीन भावनाओं से उपटने के प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि इनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है। ये लोग समान और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके विशेषतः शहरों में जाकर नए अवसर अपना सकते हैं, जिससे इनकी परंपरागत स्थिति के साथ जुड़ा हुआ पूर्वाग्रह प्रेजुडाइज अपने आप धीमा पड़ जाएगा। दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर ने शासन की संस्था में दलित वर्गों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इससे दलित वर्गों को कानूनी तरीकों से शिकायत निवारण रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंस का अवसर मिलेगा। उन्होंने दलित जातियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों का सहारा लेने की प्रेरणा भी दी। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर सवर्ण हिंदू और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया, जिसमें मिलजुल का पूजा पर्व मनाने और समित प्रति भोज में भाग लेने की व्यवस्था अपेक्षित थी। लेकिन हिंदू समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति प्रथापूर्ण उन्मूलन की योजना प्रस्तुत की। चूंकि हिंदू जाति प्रथा धर्म की छाप लगी थी, इसलिए उन्होंने धर्म के सुधार पर बल दिया। उन्होंने औपचारिक धर्म फॉर्मल रिलीजन की जगह सच्चा धर्म ट्रू रिलीजन स्थापित करने का सुझाव दिया। नियमों पर आधारित धर्म रिलीजन ऑफ रूल्स की जगह सिद्धांतों पर आधारित धर्म रिलीजन ऑफ प्रिंसिपल को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार था कि जाति प्रथा उन्मूलन के बाद पुरानी जातियों के कृत्यों को संपन्न करने की नई समाज व्यवस्था का निर्माण करना होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संस्कारों को संपन्न करने के ब्राह्मणों का स्थान पर किसी भी जाति से संबंध रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा और वे अपना कार्य राज्य की देखरेख में करेंगे। इसी तरह अन्य जातियों के कार्यों को भी भिन्न व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रशिक्षण के आधार पर संभालेंगे। जन्म के आधार पर संक्षिप्त डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय की स्थापना की। जाति प्रथा की जगह एक नया तर्क सम्मत और कृत्यात्मक सामाजिक संगठन रेशनल एंड फंक्शनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का राह दिखाए। महात्मा गांधी विचार था कि सवर्ण हिंदू का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है और उन्हें विश्वास था कि ऐसा जल्दी ही होगा। डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज से सहमत नहीं था। गांधी जी ने श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल देने के अशिक्षित जातियों के हरिजन ईश्वर का भक्त शब्द का प्रयोग किया, परंतु अम्बेडकर ने तर्क दिया कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई कर उसकी दुर्दशा को छिपा सकते हैं। परंतु अम्बेडकर ने तर्क दिया कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई करके उसकी दुर्दशा को छुपा तो सकते हैं पर सुधार नहीं सकते। ऐसी हालत में से गिरा कर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसार अस्पृश्यता की जड़ हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित है, अतः इसको प्रथा मिटाने की वर्ण व्यवस्था का जरूरी है। हिंदू समाज का सुधार बाल विवाह उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन जैसे सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यों तक सीमित रखना चाहिए। परंतु वर्ण व्यवस्था में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, उसे समूह नष्ट करना ही उपयुक्त है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह मत रखा कि दलित जातियों का उद्धार तब होगा जब उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण की कानूनी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके साथ राजनीतिक सत्ता पॉलिटिकल पावर भी उनके हाथों में आ जाएगी। जैसे कि आपको बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हम अपनी समाज व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी प्रगति निष्फल होगी। देखिए जब तक हम अपनी समाज व्यवस्था को नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी प्रगति निष्फल होगी। ये बात बी आर अम्बेडकर ने कहा था। देखिए यहाँ पर क्या इसमें कहा है, हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों को उद्धार की संभावना धूमिल होती देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। देखिए हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों को उद्धार की संभावना धूमिल होती देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। निष्कर्ष या कंक्लूजन देखिए कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचार सही है कि किसी भी उत्पीड़ित समूह ऑपरेशन सेक्शन को अपने भीतर से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। किसी अन्य समूह की सहानुभूति या नेतृत्व के सहारे उसे अपने उत्थान की आशा नहीं करनी चाहिए। परंतु जब किसी अन्य समूह से संबंध रखने वाला समाज सुधारक उसे इस समूह के उत्थान की ओर अग्रसर हो तो उसे सदैव संदिग्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उदाहरण के आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के उत्थान के जो प्रयत्न किए उन्हें निरर्थक मान कर परे नहीं रख सकते हैं। देखना यह चाहिए कि क्या दूसरे समूह का नेता सच्चे मन से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये पर क्या देखिए करना चाहता है या वह केवल उनका राजनीतिक समर्थन जुटा कर शक्ति प्राप्त करने की जुगाड़ कर रहा है। जो सुधारक सच्चे मन से उनका साथ देने को तत्पर है हो उसे उपयुक्त सम्मान देना एक इनका कर्तव्य है। उस उपयुक्त सम्मान देना इसका कर्तव्य है। अब यहाँ देखिए क्या कि आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन का आपको 1863 से लेकर 1902 ईस्वी तक रहा और स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन का आपको 1824 से 1883 ईस्वी तक रहा और यहाँ पर महात्मा गांधी जीवन 1869 से 1928 ईस्वी तक रहा। अब ई वी रामास्वामी नायकर या पेरियार जिसको बोलते हैं, ई वी रामास्वामी जीवन का आपको क्या 1879 से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा। ई वी रामास्वामी नायकर आधुनिक दक्षिण भारत के जननायक
नायक और सामाजिक क्रांतिकारी थे। उनका जन्म कोयम्बतूर जिले के अंतर्गत नायडू परिवार में हुआ था, जिसे निम्न जाति का माना जाता। अतः उन्होंने सामाजिक भेदभाव की पीड़ा को निकट से अनुभव किया था और अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर इसे बहुत बड़ी चुनौती दी थी। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री और हिंदू पौराणिक कथा मिथोलॉजी प्रति प्रहार के उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण की जो राह दिखा, उससे उन्हें व्यापक लोकप्रियता और ख्याति मिली। उनके अनुयायी आदरपूर्वक उन्हें पेरियार अर्थात महामानवीय वर्ग के रूप में याद करते। इस संबोधन को बाबा साहेब का समानांतर मान सकते हैं। अब देखिए सामाजिक भेदभाव खंडन देखिए यहाँ पर देखिए सामाजिक भेदभाव का खंडन देखिए, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिपुडिएशन। देखिए रिपुडिएशन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए नायकर ने अपने सामाजिक जीवन में सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। इन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अस्तित्व से उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और जनसाधारण उत्थान का जो कार्यक्रम चला रखा था, उससे आकर्षित होकर 1920 में वे कांग्रेस से सम्मिलित हो गए। उन्होंने गांधी जी का सहयोग आंदोलन, कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरी निष्ठा के साथ सम्मिलित हिस्सा लिया और खादी के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया। उसी वर्ष उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी की कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुन लिया गया। गांधी जी ने अन्याय से लड़ने के सत्याग्रह की जो राह दिखाई थी, उससे प्रेरित होकर नायकर ने सामाजिक बुराइयों से लड़ने के वाइकम सत्याग्रह का सहारा लिया। वाइकम सत्याग्रह आपको वाइकम सत्याग्रह 1924 तक हुआ था। वाइकम त्रावणकोर की रियासत थी, जहाँ वहाँ निम्न जाति के लोगों को मंदिर के पास सड़क पर आने जाने की अनुमति नहीं थी। त्रावणकोर कांग्रेस के सदस्यों की मांग थी कि वहाँ तथाकथित अस्पृश्य जातियों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए और उनके आसपास की सड़कों के प्रयोग का अधिकार भी दिया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था, परंतु उन्हें तुरंत बंदी बना लिया गया। बंदी बनाए जाने से पहले उन्होंने नायकर से प्रार्थना की वे इन सत्याग्रहों का नेतृत्व संभाल ले। वहाँ पहुंचकर नायकर ने सत्याग्रह की बागडोर संभाली और हिंदू देवी देवताओं और ब्राह्मणों के विरुद्ध उत्तेजनात्मक भाषण दिए। अतः उन्हें भी बंदी बना लिया गया। कुछ महीने बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 1925 में नायकर और उनके सहयोगी को पता चला कि श्रीमा देवी गुरुकुल में सामाजिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। यह गुरुकुल कांग्रेस के संदेश चल रहा था। इसमें गैर ब्राह्मण लड़कों को ब्राह्मण लड़कों के साथ बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं थी। कांग्रेस सदस्य इससे क्षुब्ध तो थे, परंतु गुरुकुल के मामले में हस्तक्षेप करने का साहस उनमें नहीं था। नायकर ने कांग्रेस कमेटी में संकल्प पारित कर दिया कि जो भी संगठन राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेगा, वह धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। परंतु इससे गुरुकुल का हल नहीं हुआ। कांग्रेस के अनेक ब्राह्मण सदस्यों ने इस प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण को में दृढ़ता का परिचय नहीं दिया। अतः कांग्रेस के भीतर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण सदस्यों में मतभेद बढ़ता गया। ऐसी हालत में नायकर ने स्वयं कांग्रेस के पुनर्गठन मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत करने के ब्रिटिश शासन अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ब्राह्मणों के प्रभुत्व का अंत करने के ब्रिटिश शासन के अंत की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा गैर ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद का अत्याचार सहन करना पड़ेगा। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए आप इसके अलावा को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के प्रश्न पर भी नायकर और कांग्रेस के मतभेद पैदा हो गए। यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन अंतिम वर्षों में अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अस्पृश्य जातियों, अनटचेबल्स, दलित वर्ग को, डिप्रेस क्लासेज, एंग्लो इंडियन मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लिए कुछ सुरक्षित स्थान सुरक्षित रखे गए थे और इन समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक इलेक्शन बनाए गए थे। कांग्रेस आगे हम कांग्रेस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना चाहती थी, परंतु नायकर ने तर्क दिया कि यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं होगी तो नहीं रहेगी तो गैर ब्राह्मणों को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में उपयुक्त हिस्सा नहीं मिल पाएगा और सामाजिक संतंत्र सोशल हायरार्की में भी उनका स्थान बहुत नीचे रहेगा। फिर वर्णाश्रम। इसमें देखिए फिर वर्णाश्रम के प्रश्न पर वर्णाश्रम के आधार पर फिर वर्णाश्रम धर्म के प्रश्न पर भी के विचार गांधी जी से नहीं मिलते थे। अब देखिए वर्णाश्रम जो कहा गया, देखिए आप वर्णाश्रम धर्म का वर्णाश्रम धर्म पर देखिए आपको अटैक ऑन वर्णाश्रम धर्म देखिए यहाँ पर देखिए वर्णाश्रम धर्म हिंदू धर्म की वह व्यवस्था थी जिसमें हिंदुओं को धर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार जातियों में बांटा गया था और प्रत्येक सवर्ण हिंदू के जीवन को ब्राह्मण, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन 4 भागों में बांटा गया था। देखिए नायकर ने इस व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का प्रतीक मानते हुए इसकी कटु आलोचना की। कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन का जो लक्ष्य अपनाया था, नायकर के विचार से वह वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम को समाप्त करने का एक उपाय होना चाहिए था। उधर महात्मा गांधी ने अपने ढंग से वर्णाश्रम धर्म में आस्था व्यक्त की। उन्होंने गैर ब्राह्मणों से अनुरोध किया था कि ब्राह्मणों के प्रति अपना रोष प्रकट करते समय उन्हें वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हिंदू धर्म की आधारशिला थी।
वैसे गांधी जी ने वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या करते हुए तर्क दिया था कि वह यह अंतर्जातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिज या अंतर्जातीय प्रीति भोज इंटरकास्ट डाइनिंग के विरुद्ध नहीं था। इसके विपरीत नायकर को विश्वास था कि तमिल प्रदेश में वर्णाश्रम धर्म जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों का वर्चस्व सुपीरियोरिटी स्थापित करता है और सारे गैर ब्राह्मणों को शूद्र का दर्जा देते हैं। शूद्र का दर्जा देता है। यदि सब वर्णों को अपने अपने धर्म के पालन का निर्देश दिया जाएगा तो सारे गैर ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों की सेवा करने और अपमानजनक जीवन जीने को विवश हो जाएगा। नायकर ये मानते थे कि वर्णाश्रम धर्म अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देता है, जबकि स्वयं गांधी जी इन सामाजिक बुराइयों से लड़ रहे थे। यह तर्क देकर उन्होंने गांधी जी से अपना दृष्टिकोण बदलने का अनुरोध किया, परंतु उनकी बातचीत विफल हो गई। इस पर नायकर कांग्रेस के विरुद्ध हो गए। बाद उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका की सराहना भी की, परंतु वे स्वयं फिर से कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि जस्टिस पार्टी में सम्मिलित हो गए। 1924 में इस पार्टी ने अपना नाम बदलकर द्रविड़ कसगम रख लिया। कालांतर इस पार्टी में फूट पड़ने से द्रविड़ मुनेत्र कसगम का आविर्भाव हुआ। अब देखिए यहाँ पर आत्मसम्मान आंदोलन, देखिए यहाँ पर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात यहाँ देखिए आप आत्मसम्मान आंदोलन देखिए, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देखिए क्या नायकर ने अपने समाज सेवा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1825 में एक अभियान चलाया, जिसे आत्मसम्मान आंदोलन या स्वाभिमान आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। इसका ध्येय तमिल प्रदेश के गैर ब्राह्मणों के मन में अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व का भाव जगाना था। इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सारे गैर ब्राह्मणों के मन में एकता की भावना भरने का प्रयत्न किया। इसमें देखिए इनमें अस्पृश्य जातियाँ भी सम्मिलित थी। तमिल प्रदेश की स्थिति और युवा वर्ग को तमिल प्रदेश की स्थिति और युवा वर्ग को इस आंदोलन की ओर आकर्षित करने पर विशेष प्रयत्न किया गया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के ढेर सारे शिक्षित और अशिक्षित लोग बड़े उत्साह के साथ इस आंदोलन में सम्मिलित हुए। आत्मसम्मान आंदोलन के कार्यकर्ता ने हिंदू और पौराणिक कथाओं का खंडन किया, जिनमें ब्राह्मणों के श्रेष्ठता स्थापित करने का षड्यंत्र रचा गया था। ब्राह्मणवाद पर प्रहार करने के लिए इस आंदोलन ने अनेक सांकेतिक अभियान चलाए। उदाहरण के लिए आपको कई बार मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया गया। पुराण कथाओं के कई चरित्रों की नई व्याख्या दी गई। उदाहरण के आपको वाल्मीकि रामायण ने रावण को द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया गया। देखिए यहाँ पर क्या वाल्मीकि रामायण ने रावण को द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में चित्रित किया गया और राम को आर्य जाति से जुड़े खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया। कई देखिए यहाँ पर क्या प्रस्तुत किया गया, कई हिंदू देवी देवताओं के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। इस तरह की अनगढ़ गतिविधियों से न केवल ब्राह्मण बहुत रुष्ट हुए, बल्कि बहुत सारे गैर ब्राह्मण राजाओं ने भी इनकी तीव्र निंदा की। वर्ण व्यवस्था को जड़ से मिटाने के आत्मसम्मान आंदोलन के नेता ने यह आशंका पायित किया कि लोगों को अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम नहीं लगाने चाहिए। इस सुझाव को तमिल प्रदेश में न केवल गैर ब्राह्मणों ने विस्तृत रूप से अपनाया, बल्कि बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी इसे अपना लिया। इन आंदोलनकारियों ने स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की मांग करते हुए संपत्ति उत्तराधिकार में स्त्रियों के समान हिस्से की वकालत की और विवाह विच्छेद डाइवोर्स के मामले में स्त्री की इच्छा को पुरुष के बराबर मान्यता देने का समर्थन किया। ब्राह्मणों के धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के उन्होंने आत्मसम्मान विवाह उत्सव सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग्स आयोजित किए, जिनमें ब्राह्मण पुरोहित को बुलाए बगैर विवाह संस्कार संपन्न कराए जाते थे। अब की भाषा विवाद की लैंग्वेज कंट्रोवर्सी देखिए, मद्रास प्रेसिडेंट जब चक्रवर्ती राजगोपाल के नेतृत्व में स्कूल के स्तर पर हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, तब नायकर ने इस नीति का विरोध किया। नायकर और अन्य तमिल विद्वानों अपने हिंदी विरोध के दो मुख्य कारण स्पष्ट किए। ये किया कि तमिल भाषा में हिंदी लागू करने का अर्थ था कि संस्कृत का पुनरुत्थान, जिसका वे विरोध कर रहे थे। दूसरा, वहाँ मातृभाषा पढ़ाई अनिवार्य नहीं थी, अतः वहाँ बहुत सारे बच्चे द्रविड़ भाषा ज्ञान प्राप्त किए बिना स्कूल की शिक्षा पूरी कर लेते थे। तमिल विद्वानों ने यह तर्क दिया कि स्कूल मातृभाषा जगह हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने का विचार द्रविड़ भाषा के महत्व को कम करने की एक चाल थी। परंतु जब इन आपत्तियों की अनदेखी करके मद्रास आज के तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई शुरू कर दी गई थी, तब आत्मसम्मान आंदोलन के नेताओं ने सारे तमिल प्रदेश में हिंदी विरोधी यात्राएं निकाली और प्रदर्शन की। इस आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नायकर ने मातृभाषा को पढ़ाई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। अब निष्कर्ष कंक्लूजन क्या कि नायकर और उनके सहयोगियों ने आर्य जाति, हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद के प्रति इस हद तक विरोध प्रकट किया कि उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्ना
से जुड़े दो राष्ट्रों के सिद्धांत टू नेशन थ्योरी को भी उचित ठहराया और भारत के विभाजन पार्टीशन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के तर्ज पर द्रविड़स्तान बनाने की भी मांग उठाई। अब हम लोग क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन का 1877 तक रहा। देखिए नायकर ने तमिल समाज को आत्मसम्मान और समाज सुधार का रास्ता दिखाया। विदेशी शासन के विरुद्ध विदेशी शासन विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। उन्होंने तमिल समाज में जातीय प्रथा कठोरता को कम करने में योग दिया, परंतु उन्होंने सारी सामाजिक विषमता और असामाजिक अन्याय का उत्तरदायित्व ब्राह्मणों पर डालकर उनके प्रति घृणा का जो अभियान चलाया वो उचित नहीं था। वैसे नायकर उस परंपरा को नष्ट करना चाहते थे जो गैर ब्राह्मणों का अत्याचार को बढ़ावा देती थी, परंतु व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति घृणा या विमर्श का परिचय नहीं दिया। फिर भी उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और आदर्श तत्वों पर कीचड़ उछाल कर जिस असहिष्णुता को बढ़ावा दिया वह किसी सुलझे हुए दार्शनिक राजनीति को शोभा नहीं देती। सामाजिक अन्याय से लड़ाई का यह रास्ता कहीं भी अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। सामाजिक अन्याय से लड़ाई का यह रास्ता कहीं भी अनुकरणीय नहीं माना जा सकता। फिर आपको आगे देखिए आप अगर देखिए क्या सत्य देखिए सत्य निंदनीय वस्तु देखिए सात निंदनीय वस्तु देखिए आपको 7 रिप्रेहेंसिबल थिंग्स 7 रिप्रेहेंसिबल थिंग देखिए यहाँ पर शर्म के बिना अर्जित संपदा, विवेक के बिना सुखानुभूति, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र निर्माण के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना वाणिज्य और समर्पण के बिना पूजा देखिए महात्मा गांधी का था कि 7 निंदनीय वस्तु देखिए क्या है कि 7 रिप्रेहेंसिबल थिंग्स देखिए श्रम के बिना अर्जित संपदा, विवेक के बिना सुखानुभूति, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र निर्माण के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना वाणिज्य और समर्पण के बिना पूजा। देखिए शांति वे टू पी देखिए महात्मा गांधी देखिए जिस दिन लोग शक्ति से प्रेम नहीं करेंगे बल्कि प्रेम की शक्ति को पहचान लेंगे उस दिन विश्व को शांति का मार्ग मिलेगा। जिस दिन लोग शक्ति से प्रेम नहीं करेंगे बल्कि प्रेम की शक्ति को पहचान लेंगे उस दिन विश्व को शांति का मार्ग मिल जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ अध्याय खत्म होता है। अब यहाँ देखिए अध्याय 16 जब महात्मा गांधी उनका पढ़ चुके थे। देखिए आप अध्याय 16 का महात्मा गांधी जो आपको है उसका हम दूसरा भाग यहाँ पर देखे थे। पहले भाग ऑलरेडी आपको सर्वोदय से पहले तक का महात्मा गांधी का शुरुआत से सर्वोदय तक पहले पढ़ चुके थे। तब यहाँ पर सर्वोदय के बाद इस वीडियो में हम देखते हैं महात्मा गांधी का अध्याय 16 देखिए यहाँ पर। देखिए सर्वोदय गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की कामना को व्यक्त करता है। भारतीय मूल के इस शब्द सर्वोदय बराबर सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय या उत्थान। देखिए अपलिफ्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी इस शब्द का प्रयोग ऐसी जीवन पद्धति या विचारधारा का संकेत देने के लिए किया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। मतलब यह कि ये जब अहिंसा को जीवन का नियम बना लिया जाएगा तब समाज में किसी का किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रहेगा और सब मिलकर सबके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। गांधी जी के बाद आचार्य विनोबा भावे और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को विस्तृत सामाजिक कार्यक्रम का रूप दे दिया। अब आचार्य विनोबा भावे का जीवन 1895 से लेकर 1982 ईस्वी तक रहा और जेपी का लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन 1902 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक रहा। देखिए यहाँ पर कभी इसमें जो आपको कहा गया देखिए कभी कभी सर्वोदय की व्याख्या गांधीवादी समाजवाद गांधीयन सोशलिज्म के रूप में की जाती है, परंतु यह व्याख्या सही नहीं है। देखिए समाजवाद के असंख्य रूप है, परंतु वह मुख्यतः जन साधारण की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता देता है। गांधीवाद आत्मसंयम रखने और भौतिक आवश्यकताओं को कम करने की शिक्षा देता है। समाजवाद देखिए यहाँ पर क्या समाजवाद मुख्यतः सामाजिक उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व या नियंत्रण की मांग करता है। गांधीवाद पूंजीपति के हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हुए न्यायशीलता ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सारांश यह कि सर्वोदय निम्न वर्गों के कल्याण को तो बहुत महत्व देता है, परंतु इसके लिए वो ऐसी व्यवस्था की कल्पना और आशा करता है जिसमें धनवान वर्ग शिक्षा और आत्म प्रेरणा से अपना धन निर्धन वर्ग के कल्याण को समर्पित कर देगा। समाजवाद बहुधा वर्ग संघर्ष क्लास कन्फ्लिक्ट पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। सर्वोदय वर्ग सहयोग क्लास कॉर्पोरेशन की प्रेरणा देता है। देखिए सर्वोदय के मूल सिद्धांत के अंतर्गत सर्वोदय के मूल सिद्धांत के संदर्भ में कभी यह प्रश्न उठाया जाता है कि जो समाज उच्च और निम्न बलशाली और निर्बल कुशल बुद्धि और मंदबुद्धि लोगों में बटा है उसमें सब के उन्नयन का औचित्य क्या औचित्य है। क्या हमें अपना ध्यान केवल निम्न
निम्न निर्बल और मंदबुद्धि लोगों को ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक विनोबा भावे इस प्रश्न पर विस्तृत विचार करने के बाद हरिजन पत्रिका 1927 के अंतर्गत सर्वोदय की एक नई व्याख्या दी। विनोबा ने देखिए क्या विनोबा ने तर्क दिया कि इस अभागे संसार में हर किसी उत्थान की जरूरत है। यहाँ हर कोई कभी किसी न किसी तरह से गिरा हुआ है। धनवान पहले से गिरे हुए और निर्धन लोगों को तो कभी ऊपर उठने का अवसर ही नहीं मिला। धनवान लोग नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गिरे हुए और क्योंकि उनकी संपदा दूसरों के शोषण एक्सप्लॉयटेशन पर टिका तब वह असत्य और हिंसा के दिन है। यदि वे स्वेच्छा से अपनी अनावश्यक संपदा का त्याग कर देंगे तो इससे निधन लोगों के भौतिक मटेरियल वेलफेयर में सहायता मिलेगी और अब धनवान लोगों को आध्यात्मिक कल्याण स्पिरिचुअल वेलफेयर का अवसर मिलेगा। इस दृष्टि से सर्वोदय का सिद्धांत उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म और समाजवाद सोशलिज्म दोनों से भिन्न है, जिनमें क्रमशः अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर और कामगार वर्ग की विमुक्ति इमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास का शामिल रखा है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए विनोबा देखिए यहाँ पर क्या विनोबा भावे 1895 से 1982 आज देखिए विनोबा भावे का आपको जीवन का 1895 से 1982 तक रहा। अब आगे देखिए आपको क्या स्वराज की संकल्पना कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। यहाँ देखिए स्वराज का विचार देखिए आपको स्कोप ऑफ स्वराज देखिए यहाँ पर क्या गांधी जी के चिंतन में देखिए स्वराज विशेष मगर यह शब्द भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में परिचित हुआ था, जो स्वशासन सेल्फ रूल आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्वाधीनता इंडिपेंडेंस की मांग को व्यक्त करता था। शुरू में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल और लाजपत राय जैसे भी राष्ट्रवादी नेताओं ने विदेशी शासन फॉरेन रूल से पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हुए पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। बाद में श्री अरविंद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कमर कस ली थी। गांधी ने स्वराज के अर्थ का विस्तार करते हुए तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर विदेशी शासन स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है। इसमें सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता के विचार भी नीत है। यदि कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से तो स्वाधीन हो, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन हो, अर्थात उसे अपनी गतिविधियों के निर्देशन के दूसरों का मुंह ताकना पड़े तो वह स्वाधीन होते भी स्वराज विहीन होगा। गांधी के अनुसार स्वराज का पद उस देश में प्राप्त है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हो, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों के प्रति भी सजग हो और दूसरों से अच्छी बातें सीखने को तैयार हो। देखिए यहाँ पर जिस राज्य की बुनियाद अपनी परंपराओं पर नहीं टिकी होगी पर वह हवा के हर झोंके के साथ हिल जाएगा। समाज देखिए स्वराज यह मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा अपना एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु उस घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखे जाए ताकि उसमें सब और से उत्तम विचारों की ताज़ा हवा आती रहे, अन्यथा उसमें घुटन पैदा हो जाएगी और दुर्गंध आने लगेगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि बाल गंगाधर तिलक का जीवन 1856 से 1920 ईस्वी तक रहा। बिपिन चंद्र पाल का जीवन का 1858 से 1932 ईस्वी तक रहा और आपको लाजपत राय का जीवन का 1865 से 1922 ईस्वी तक रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है अरविंद का जीवन का 1872 से 1950 ईस्वी तक रहा। जवाहरलाल नेहरू का जीवन का 1889 से 1964 ईस्वी तक रहा। अब आप आगे देखिए यहाँ पर स्वराज ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब लोग कंधे से कंधे मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में योग देते हैं। देखिए उसके साथ गहरा लगाव और अपनापन अनुभव करते हैं। जैसा गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण का प्रयत्न करूंगा जिसमें निर्धन मनुष्य भी यह अनुभव करेगा कि यह मेरा अपना देश है और इसके निर्माण में मेरा पूरा हाथ है। देखिए शासन अथवा गांधी की दृष्टि में स्वराज सच्चे लोकतंत्र ट्रू डेमोक्रेसी का पर्याय था। उन्होंने तक दिया कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को अपना निर्णय बहुमत के हाथों में सौंप देना पड़े उसे स्वराज का निरर्थक होगा। उनका विश्वास इन्हीं गिने लोगों को सत्ता प्राप्त हो जाए, सच्चा स्वराज नहीं आ जाएगा। सच्चा स्वराज तब आएगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जाएंगे और इसके लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त कर लेंगे। देखिए स्वराज का विपरीत रूप आपको पर राज्य प्राय शासन एलियन रूल है, चाहे वो अंग्रेजी का हो या चाहे वो अंग्रेजों का हो या हिंदुस्तानियों का हो। गांधी जी ने भारत की स्वाधीनता के दिनों में भारतवासियों को जिस स्वराज रेस्टर की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया उसे उन्होंने हर एक आंसू पोंछने वीपिंग एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कर्तव्यों के पालन का संदेश दिया जो उसे सामान्य हित के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। देखिए यदि कहीं किसी व्यक्ति के मन में अपने कर्तव्य के बारे में संदेह पैदा हो जाए तो ऐसे अवसर के गांधी ने यह मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तुमने जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी देखा हो उसका ध्यान करो और फिर अपने दिल से पूछो कि तुम जो कदम उठाना चाहते हो क्या इससे उस आदमी को कोई फायदा होगा। क्या इससे देखिए हम क्या इससे
हाँ, क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर क्या उसे अपने जीवन और नियति पर नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा? अर्थात कि क्या यह कदम उन करोड़ों लोगों को स्वराज की ओर ले जाएगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है। देखिए इससे यह सिद्ध होता है कि गांधी जी स्वराज की ऐसी अवधारणा के समर्थक थे जो व्यक्ति को समाज के दीन दुखियों लोगों को उद्धार के प्रेरित करती है। व्यक्ति का स्तर पर स्वराज का अर्थ यह था कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इस तरह आत्मसंयम का पर्याय था जो व्यक्ति को सचेत और महान बनाता है और उससे समाज की उन्नति एवं कल्याण में महत्वपूर्ण योग देने में सामर्थ्य प्रदान करता है। अब क्या देखिए यहाँ पर सदाचार के नियम देखिए यहाँ पर क्या रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट देखिए यहाँ पर गांधी जी के अनुसार व्यक्तियों के चरित्र निर्माण के सदाचार के नियमों का पालन आवश्यक है। गांधी जी ने सदाचार के अनेक नियम प्रस्तुत किए। ये नियम को समान हित कॉमन गुड के प्रति उनके गहरे सरोकार का संकेत देते हैं। उनके चिंतन व्यक्ति के मुकाबले समाज को ऊंचा स्थान दिया गया और भौतिकवाद मटेरियलिज्म के मुकाबले अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिज्म को बता दी गई है। उन्होंने समाज के प्रति व्यक्ति की कर्तव्यनिष्ठा पर बल दिया। राज या समाज की व्यक्ति के अधिकारों को कोई मान्यता नहीं दी। देखिए भौतिकवाद या मेटलिज्म देखिए यहाँ पर क्या होता है। वह दार्शनिक सिद्धांत जो भौतिक जगत के यथार्थ जगत मानता है और जड़ पदार्थ के मैटर को सृष्टि को सार तत्व मानता है। इसके अंतर्गत भौतिक या आर्थिक लाभ तथा शारीरिक सुख को जीवन का प्रमुख ध्येय माना जाता है। अन्य सामाजिक मूल्यों और मान्यता आध्यात्मिक उन्नयन को गौण स्थान दिया जाता है। देखिए अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म में देखिए क्या वह दार्शनिक सिद्धांत जो आत्मा स्पिरिट और सौर को सृष्टि का सातत्य मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह पूर्ण उत्कर्ष की और आत्मा की यात्रा की भिन्न अवस्थाओं को प्रतिबिंबित करता है। नीति शास्त्र के क्षेत्र में देखिए अध्यात्म उस दृष्टिकोण का संकेत देता है जो नैतिक मूल्य मोरल वैल्यूज को आर्थिक लाभ व्यवसायिक सुख से ऊंचा स्थान देता है। अध्यात्मवाद का सिद्धांत भौतिकवाद मेटेरियलिज्म के विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। अभी गांधी अनुसार शरीर श्रम ब्रीड लेबर का सिद्धांत व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करता है कि वो अपने उपभोग की वस्तु को उत्पादन के लिए स्वयं श्रम करेगा। कोई किसी दूसरे के श्रम पर आश्रित नहीं रहेगा। जब सब लोग श्रम करेंगे तब सबकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्पादन हो सकेगा। जब सबको अपने श्रम का पूरा फल मिलेगा तब कोई गरीब नहीं रहेगा। इससे सबका कल्याण होगा और समाज हित की सिद्धि होगी। इसके अलावा शरीर श्रम का सिद्धांत श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर स्थापित करने पर बल देता है। यह बात ध्यान देने की है कि प्राचीन देखिए यहाँ पर क्या यह बात ध्यान देने की कि प्राचीन और परंपरागत समाज में जैसे कि यूनान रोम या भारत में शारीरिक श्रम को निम्न कोटि का कार्य माना जाता था और ऐसा श्रम करने वाले लोगों को समाज की न्यूनतम श्रेणी में रखा जाता था। शरीर श्रम का सिद्धांत इस दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करता है। क्रांतिकारी परिवर्तन का मांग करता है। देखिए गांधी जी का अपरिग्रह नॉन पोजिशन या रीनंसिएशन का सिद्धांत यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसकी तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति का निवारण हो। यह व्यक्ति से आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल की मांग करता है। इसमें लालसा विलासिता या अपव्यय की कोई गुंजाइश नहीं है। जब सब लोग सामाजिक संसाधन के उपयोग में संयम से काम लेंगे तब समाज के सब सदस्यों को सुख संतोष का जीवन प्रदान करना संभव हो जाएगा। इससे समाज हित की वृद्धि होगी। गांधी जी का एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट का नियम अपरिग्रह का पूरक सिद्धांत है। इसका शाब्दिक अर्थ चोरी ना करें। इसका दार्शनिक अर्थ यह है कि मनुष्य की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके भी ये विचार देखिए यहाँ पर यह विचार को फ्रांसीसी दार्शनिक पीजे पुद्रो के इस कथन को याद दिलाता है कि संपत्ति चोरी प्रॉपर्टी था। गांधी जी के विचार से समाज की सारी संपदा को अब संपूर्ण समाज की धरोहर मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं से अधिक वस्तु का संग्रह करता है उसे चोर समझना चाहिए क्योंकि वह दूसरों को उनके प्रयोग से वंचित करता है। यह विचार रखकर गांधी जी ने समाज हित को बहुत विस्तृत आधार दे दिया है। अब हम क्या पीजे पुद्रो का जीवन 1819 से 1865 इसी तरह रहा। गांधी जी का न्यायशीलता या ट्रस्टीशिप देखिए गांधी जी का न्यायशीलता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की मांग करता है ताकि वे उत्पादन के साधनों को संपूर्ण समाज के धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करके निजी लाभ के लिए नहीं।
यह दृष्टिकोण भी देखिए, दृष्टिकोण में समान हित के विचार को बढ़ावा देता है। गांधी जी देखिए, गांधी जी का सर्वोदय अपलिफ्ट ऑफ ऑल का सिद्धांत समान हित के विचार के निकटतम अभिव्यक्ति है। यह सिद्धांत ऐसी नीति का समर्थन करता है जिसके अंतर्गत जात पात धर्म संप्रदाय स्त्री पुरुष के ऊंच नीच इत्यादि के भेदभाव को मिटाकर समाज के सभी स्तरों के कल्याण के लिए विस्तृत प्रयास किया जाता है। इसका ध्येय सभी स्तरों के लोगों में परस्पर सहयोग और सद्भावना के बढ़ावा देना है। सबसे बढ़कर गांधी जी का अहिंसा नॉन वायलेंस का सिद्धांत मनुष्य के मन में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना जगाता है। इस तरह गांधी जी के चिंतन के अंतर्गत समान हित का विचार अपने पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ है। लेकिन इस चिंतन प्रणाली के साथ मुश्किल यह है कि मनुष्य के वर्तमान स्वभाव और अस्तित्व में आमूल परिवर्तन की मांग करती है, ताकि वो श्वास ऊपर उठकर पूरी तरह समान हित के प्रति समर्पित हो जाए। इस कल्पना को साकार करना अत्यंत कठिन है, परंतु सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने में इससे मार्गदर्शन अवश्य ले सकते हैं। गांधी जी यह मानते थे कि सदाचार के नियमों का पालन करके जब मनुष्यों का चरित्र पर्याप्त उन्नत हो जाएगा, तभी वो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करने को सक्षम होंगे। निष्कर्ष कंक्लूजन की बात यहाँ देखिए, गांधी ने स्वराज के दो अवसरों की पहचान की है। व्यक्ति का स्तर पर स्वराज, आत्मा अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन की मांग करता है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे मनोवेगों और पैशंस को वश में किया जाता है। यह व्यक्ति के पुनरुत्थान का मार्ग है। इस पर चलना स्वतंत्र व्यक्ति, फ्री इंडिविजुअल का लक्षण है। दूसरी ओर राजनीति का स्तर पर स्वराज, स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करता है। इसके आपको विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना जरूरी है। यह राष्ट्र के पुनरुत्थान का मार्ग है। इस पर चलना स्वतंत्र राष्ट्र, फ्री नेशन का लक्षण है। गांधी जी का विश्वास है कि स्वतंत्र व्यक्तियों के संयोग से आपको स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होता है। देखिए, गांधी जी का हमने किया कि गांधी के स्वराज की गांधीवादी संकल्पना देखिए, गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज देखिए यहाँ पर। तो स्वराज दो भाग में बटा पहला कि व्यक्ति का स्तर पर, दूसरा आपके राजनीतिक स्तर पर। व्यक्ति का स्तर पर आत्मानुशासन, मनोवेग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण, फिर इसी से आपको व्यक्ति का पुनरुत्थान का मार्ग, फिर आपको इसी से स्वतंत्र व्यक्ति का लक्षण आपको है। अब इसी पे आपको यहाँ पर चलते क्या कि देखिए, राजनीतिक स्तर पर क्या स्वशासन बाद क्या आपको विदेशी शासन स्वाधीनता, फिर आपको क्या है, फिर आपको यहाँ पर क्या देखिए, आपको राइट के पुनरुत्थान का मार्ग, देखिए राइट के पुनरुत्थान का मार्ग आपको है। फिर आपको राइट के पुनरुत्थान का मार्ग है। फिर आपको यहाँ पर क्या स्वतंत्र राष्ट्र का लक्षण है। इसमें आपको जो आपको राष्ट्र के पुनरुत्थान का मार्ग आपको यहाँ पर है। फिर उसी से आपको स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण होता है। फिर केवल स्वतंत्र व्यक्तियों के सहयोग से ही स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होता है। केवल स्वतंत्र व्यक्तियों के सहयोग से ही स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण होता है। अब इसमें चौथा पॉइंट आप यहाँ विकास का गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, जिसको हम कहते हैं गांधी पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट देखिए। समकालीन समाज में विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ गांधी जी चिंतन में विशेष अभिरुचि ली जा रही है। वैसे गांधी जी ने विकास का कोई विशेष सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु उन्होंने भिन्न अवसरों पर मनुष्य के मार्गदर्शन के जो ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए उन्हें मिलाकर विकास का एक प्रतिरूप उभारा जा सकता है। गांधी जी का मुख्य स्वभाव मनुष्य के नैतिक जीवन, मोरल लाइफ तथा राजनीतिक उन्होंने नैतिकता के साथ इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा और अपनाया। उन्होंने भारत की राजनीतिक स्वाधीनता के जो आंदोलन चलाया, उसका मुख्य भारत को नैतिक पुनरुत्थान मोरल रीजनरेशन की ओर ले जाना था। देखिए अब क्या पश्चिमी सभ्यता की समस्या देखिए, आपको क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन देखिए आप क्या गांधी जी भारत को उन्नति के लिए उसे पश्चिमी सभ्यता के सांचे में ढालना नहीं चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाएगी। नैतिक उत्थान का रास्ता आत्म सेल्फ कंट्रोल और त्याग भावना, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन की मांग करता है। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन को समवर्ती मानते हुए उसकी विस्तृत समीक्षा की है। 1970 इंडिया के अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं यह नहीं मानता कि इच्छाओं को बढ़ाने, उनकी पूर्ति के साधन जुटाने से संसार अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा पाएगा। आज की दुनिया में कोई दूरी और समय के अंतर को कम करने, भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने और उनकी तृप्ति के लिए धरती का कोना छान मारने की जो अंधी दौड़ चल रही है, वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आधुनिक सभ्यता की यही सब लक्षण है, तो यदि आधुनिक सभ्यता की यही सब लक्षण है और मुझे इसके यही लक्षण समझ आते हैं, तो मैं इसे शैतानी सभ्यता कहता हूँ। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1908 के अंदर लिखा है कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी तौर पर समानता, इक्वलिटी के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के स्तर पर यह प्रजातिवाद की रासिज्म को बढ़ावा देती है। इसमें अश्वेत
इसमें अश्वेत देखिए क्या, इसमें अश्वेत जाति नॉन वाइट्स को मानवीय करीब ह्यूमन डिग्निटी में रखा जाता है और उसका भरपूर शोषण एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। कहीं देखिए कहीं उन्हें दास बनाकर और कहीं बंधुआ बनाकर रखा जाता है। देखिए गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत गांधी जी के अनुसार आपको आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को प्राकृतिक जीवन की तुलना में यांत्रिक जीवन को और नैतिकता की तुलना में राजनीति और अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया जाता है। गांधी जी देखिए क्या, गांधी जी इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। गांधी इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। गांधी जी इस प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। फिर भी गांधी जी की दृष्टि में आधुनिकता फिर भी गांधी जी की दृष्टि में आपको आधुनिक सभ्यता के कुछ तत्व अवश्य सराहनीय है। भिखु पारेख ने गांधी जी का राजनीतिक दर्शन भिखु पारेख गांधी जी का राजनीतिक दर्शन आलोचनात्मक विवेचन गांधी पॉलिटिकल फिलोसफी एक क्रिटिकल इवोल्यूशन 1989 इन तत्वों का विवरण इस तरह दिया है कि इसमें परंपरा को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि सत्य की तलाश के वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या, इसमें जीवन के संगठनात्मक पक्ष पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और इसमें प्राकृतिक व्यवस्था को मानवीय नियंत्रण में रखा जाता है। और घोर देखिए यहाँ पर क्या, चौथा पॉइंट, इसके अंतर्गत जनसाधारण में आपको राजनीति पैदा की जाती है। गांधी जी अपने आदर्श राज्य की कल्पना में इन सब तत्वों को समाहित कर लिया है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या किया, देखिए विकास दिशा देखिए आपको डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट देखिए यहाँ पर क्या, गांधी जी विकास किसी भी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और उनकी पूर्ति को उपाय ढूंढना हो। वे मनुष्य के चरित्र को इतना उन्नत करना चाहते थे, इतना उन्नत करना चाहते थे कि वह भौतिक इच्छाओं का दमन करके अपने मन को वश में कर ले। उन्होंने तक दिया कि पश्चिम में जब लोग जनसाधारण की दशा सुधारने की बात करते हैं तो उनका लक्ष्य उसके भौतिक जीवन का स्तर को उन्नत करना होता है, परंतु मनुष्य का सच्चा जीवन स्तर उसकी अंतरात्मा से निर्धारित होता है। बाह्य परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन करके इसे उन्नत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करने और उनका पालन करने की प्रेरणा देनी होगी ताकि वह ईश्वर के निकट पहुंच सके। मनुष्य की भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करने और उनकी पूर्ति के जो साधन जुटाने से हम केवल उसके नैतिक पतन के गलत में धकेल सकते हैं। गांधी जी ने देखिए क्या, गांधी जी ने शिक्षा दी कि मनुष्य को भौतिक वस्तु का उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना उसके शरीर को स्वस्थ रखने का अनिवार्य हो। इससे अधिक इच्छा मनुष्य को मोह माया और धर्मांग के जाल में फंसा देती है। भौतिक इच्छाएं कभी शांत नहीं होती और उनकी तृप्ति का प्रयत्न करने से और भी उत्तेजित होती है और तरह तरह के प्रलोभनों के पीछे दौड़ते हुए मनुष्य की संकल्प शक्ति विल पावर नष्ट हो जाती है। और दूसरी ओर इच्छाओं को संयंत्र रखने से दो उद्देश्यों की सिद्धि होती है। प्राप्त क्या, इससे सामाजिक न्याय की सिद्धि होती है। देखिए आप इस धरती पर इतने संसाधन तो है देखिए जिनसे सबकी अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो सके, परंतु इतने संसाधन नहीं है जिनसे किसी की लालसा शांत किया जा सके। जब कोई मनुष्य अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाता तो वह धरती पर दुर्लभ संसाधन अभाव स्कार्सिटी पैदा कर देता है। इससे दूसरे लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। देखिए धन संपदा लोभी मनुष्य दूसरों के श्रम के फल को हड़प कर प्रकृति और समाज दोनों को क्षति पहुंचाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह दूसरों को अपनी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता देता है और इस तरह सामाजिक न्याय की सिद्धि में योग देता है। गांधी जी ने शिक्षा दी कि मनुष्य को ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो समाज के लाखों करोड़ों लोगों को सुलभ ना हो। इससे मनुष्य का अपना नैतिक चरित्र उन्नत होता है। जब कोई मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तब उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। उसकी दृष्टि में अपने प्राय का अंतर मिल जाता है। वो अपने प्रति और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन होने पर मनुष्य समाज से कट नहीं जाता बल्कि अच्छी तरह जुड़ जाता है। उसके मन में अपने साथियों के प्रति कर्तव्य की भावना आ जाती है और उसके नैतिक उत्थान में सहायक होती है। अतः मनुष्य के आत्मविकास सेल्फ डेवलपमेंट की साधना सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट में भी योग देती है। देखिए कुल मिलाकर गांधी जी ने विकास का जो मार्ग दिखा वो मनुष्य के स्वभाव और चरित्र को नए सांचे में ढालने की मांग करता है। समाज सदस्यों का चरित्र उन्नत होने पर संपूर्ण समाज एक नए रूप में ढल जाएगा। देखिए वर्गहीन और राजहीन समाज की संकल्पना देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास रेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी देखिए। गांधी मत पुणेती दार्शनिक मोरल प्रिंसिपल थे। आधुनिक राज की प्रकृति के बारे में उन्होंने कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया। भारतवासियों को सत्य, ट्रूथ और अहिंसा नॉन वायलेंस की शिक्षा देते हुए उन्होंने यह विचार रखा कि अहिंसात्मक
हिंसात्मक समाज में राज के कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज की शक्ति और राज के कारण हिंसा, वायलेंस या बल प्रयोग कोर्सन राज देखिए राज व्यक्ति की व्यक्तिगत इंडिविजुअलिटी का दमन करके सब व्यक्तियों को एक ही सांचे में ढालने का प्रयत्न करता है। यह स्वावलंबन की भावना को नष्ट कर उसके व्यक्तित्व को कुंठित कर देता है। परंतु फिर भी राज एक आवश्यक बुराई नेसेसरी अभी मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उनके सामाजिक जीवन को नियमित करने के लिए राज का जरूरी है। उत्तम राज वह होगा जो कम से कम हिंसक और बल प्रयोग से काम लेकर व्यक्तियों की गतिविधियों को स्वैच्छिक प्रयास वॉलंटरी एफर्ट से नियमित होने देगा। गांधी दृष्टि में आदर्श समाज व्यवस्था वही हो सकती है जो पूरी तरह आपको अहिंसा आधारित हो, जहाँ हिंसा विचार ही लुप्त हो जाएगा, वहाँ दंड या बल प्रयोग यूज ऑफ फोर्स की कोई गुंजाइश नहीं होगी। राज संस्था की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दूसरे शब्दों गांधी जी के आदर्श समाज में राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इस दृष्टि से गांधी जी रूसी साहित्य एवं विचार का काउंट लियो टॉल्स्टॉय के समान प्रशांत आर्यतावाद पैसिफिक एनार्किज्म के समर्थक हैं। देखिए आपको क्या काउंट लियो टॉल्स्टॉय के जीवन का 1828 से 1910 रहा। गांधी ने स्वयं टॉल्स्टॉय के कृतियों को पढ़ा था और उनसे प्रभावित भी हुए थे। टॉल्स्टॉय ने विशेष रूप से जार के निकुल शासन त्रस्त रूस को और साधनतः समस्त यूरोप को सदाचार का मतलब समझा था और नैतिक मूल्यों के अनुरूप जीवन को साधक करने का रास्ता दिखाया था। उन्होंने भौतिक सुख को निस्सार बताकर संसार को आध्यात्मिक सुख की ओर प्रेरित किया था। ईसा मसीह के देखिए यहाँ पर ईसा मसीह उपदेशों का अनुसरण करते हुए देखिए यहाँ पर ईसा मसीह आप क्या देखिए यहाँ पर ईसा मसीह के देखिए यहाँ पर क्या ईसा मसीह उपदेशों का अनुसरण करते हुए टॉल्स्टॉय ने मानव मार्ग के प्रति प्रेम की शिक्षा दी थी और बुराई का मुकाबला भलाई के साथ करने के सिद्धांत को दोहराया था। इसी आधार पर उन्होंने निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी संस्था प्रहार किया था, क्योंकि वह इन्हें लोगों को दूसरों के परिश्रम के बल पर विलासिता के जीवन बिताने के साधन प्रदान करती थी। इसके साथ ही उन्होंने राज की समाप्ति का समर्थन भी किया था, क्योंकि वह पुलिस और सैन्य शक्ति की सहायता से बुराई पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा करता था। गांधी जी ने इस विचार को अपनाते हुए तर्क दिया कि राज का अंत भी अहिंसात्मक विधि से ही होना चाहिए, अन्यथा आपको अहिंसा के प्रति आस्था निरर्थक हो जाएगी। अब यहाँ प्रशांत अयतावाद संबंधी पैसिफिक एनार्किज्म प्रशांत अयतावाद वह सिद्धांत है जो नैतिक तर्क के आधार पर शांतिपूर्वक राज के उन्मूलन का समर्थन करता है। इस सिद्धांत प्रमुख नायक काउंट लियो टॉल्स्टॉय ने तर्क दिया था कि नैतिक शक्ति का स्रोत व्यक्ति की आत्मा में निहित है। इस शक्ति को सार्थक करने में बाहर की सारी संस्थाएं निरर्थक सिद्ध होती है। राज पुलिस और सैन्य शक्ति के बल पर बुराई से लड़ना चाहता और निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्हें लोगों को दूसरों के परिश्रम के बल पर विलासिता के जीवन बिताने का साधन प्रदान करती है। ये देखिए ये दोनों संस्था को नैतिक जीवन के विरुद्ध है। इन दोनों को समाप्त करने में ही मानवता का कल्याण है। देखिए हम गांधी और सबको राज की नींव आपको हिंसा पर टिकी और अहिंसात्मक समाज में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। टॉल्स्टॉय ने सचेत ईसाई धर्म के आधार पर अपने नैतिक विचार विकसित किए थे। गांधी जी को हिंदू धर्म सनातन धर्म में इन्हीं विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई दी, परंतु दोनों में से किसी धर्म को संकुचित अर्थ में नहीं लिया, बल्कि धर्म के साथ को अपनाया। इस दृष्टि से वे पीजे पुद्रो, मिखाइल बाकुनिन और पीटर क्रोपोटिकिन जैसे आयतावादी अनार्किस्ट से सहमत थे, जिन्होंने धर्म को मनुष्य के विकास में बाधक ठहराया था। कार्ल मार्क्स और अन्य साम्यवादी कम्युनिस्ट ने भी अंतर राजहीन समाज की स्थापना का स्वप्न देखते थे, परंतु वे धर्म को नवनिर्माण की चेतना में बाधक मानकर शुरू से ही परे कर देते हैं और हिंसात्मक क्रांति द्वारा को राजहीन समाज स्थापित करना चाहते हैं। दूसरे साम्यवादी मानते हैं कि राजहीन समाज को उद्देश्य से परे अधिकतम उत्पादन की स्थिति आएगी जब सब व्यक्तियों की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। इसके विपरीत गांधी जी भौतिक आवश्यकताओं के सीमित और इच्छाओं को संत करने का मार्ग दिखाते। इस प्रकार गांधी जी का राजहीन समाज साम्यवादियों के राजहीन समाज से स्वतः भिन्न है। अभी देखिए आपको क्या कि पीजे पुद्रो का जीवन 1819 ईस्वी तक रहा, और आपको क्या पीटर क्रोपोटिकिन का जीवन 1842 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहा, और क्या आपको मिखाइल बाकुनिन का जीवन 1814 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा। अब अहिंसा के सिद्धांत में
विचार भी नहीं था कि व्यक्ति अपने साथियों को किसी तरह का कष्ट न पहुंचा। अतः जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अहिंसा की भावना से प्रेरित होगा, वहाँ देखिए वहाँ बाह्य नियंत्रण की किसी अभिकरण एजेंसी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपना शासन स्वयं होगा, अर्थात आत्मसंयम से संपन्न होगा और सामाजिक जीवन अपने आप इस तरह से संचालित होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कार्यकलाप समाज हित की दिशा में अग्रसर होंगे। यह एक प्रबुद्ध अराजकता एनलाइटेंड अनार्की स्थिति होगी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि गांधी की दृष्टि में सामाजिक नवनिर्माण के लिए व्यक्ति का चारित्रिक पुनर्निर्माण जरूरी है। ये समाज का स्वरूप तभी शुद्ध होगा जब उसकी रचना करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति शुद्ध होगी। इस तरह गांधी जी नैतिक व्यक्तिवाद मोरल इंडिविजुअलिज्म के समर्थक सिद्ध होते हैं। अब कि व्यक्ति नैतिक व्यक्तिवाद देखिए आपको मोरल इंडिविजुअलिज्म समझिए क्या होता है। देखिए नैतिक व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य विवेक प्राणी रैशनल बीइंग है, वो नैतिक निर्णय मोरल जजमेंट की क्षमता से संपन्न है और वह अपने आप में साध इन सेल्फ है। अतः राज को व्यक्ति गरिमा डिग्निटी का सम्मान करते हुए उनके जीवन को किसी ने बनाए सांस में ढालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गांधी जी का आदर्श देखिए, गांधी जी का आदर्श समाज में प्रति व्यक्ति का धर्म या सामाजिक दायित्व सोशल ऑब्लिगेशन एक सेवा सर्विस का रूप धारण करेगा। चूंकि इसमें हर तरह की सेवा या श्रम को एक जैसा सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए वहाँ श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर स्थापित हो जाएगा। इसी अर्थ में यह वर्गहीन समाज होगा। गांधी जी की संकल्पना सर्वोदय के विचार के साथ निकट से जुड़ी है। उनका अभिप्राय यह था कि जब अहिंसा को जीवन का नियम बना लिया जाएगा तब किसी के मन में किसी के प्रति वेर विरोध नहीं रहेगा और सब मिलकर सबके हित के लिए कार्य करेगा। अतः जहाँ सर्वोदय का सिद्धांत निर्धन वर्ग के भौतिक कल्याण मटेरियल वेलफेयर की चिंता करता है, वहाँ यह आशा भी करता है कि धनवान वर्ग स्वेच्छा और आत्म प्रेरणा से अपना धन निर्धन वर्ग के कल्याण में लगाकर आत्म संयम और विशाल हृदयता का परिचय देगा और इस तरह अपना आध्यात्मिक स्तर उन्नत कर लेगा। अब की भावी समाज की रूपरेखा देखिए, यहाँ पर क्या ब्लू प्रिंट ऑफ फ्यूचर सोसाइटी देखिए। देखिए यहाँ पे क्या गांधी ने आपको सही देखिए, गांधी ने शरीर श्रम ब्रीड लेबर के सिद्धांत के अंतर्गत शादी की प्रत्येक मनुष्य को उपयुक्त शारीरिक श्रम करके अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में योग देना चाहिए। इससे न केवल लाखों करोड़ लोगों की आवश्यकता पूरी करने में सहायता मिलेगी बल्कि समाज में श्रम की गरिमा डिग्निटी ऑफ लेबर की बढ़ेगी। उन्होंने सब तरह के श्रमों को बराबर महत्व देकर जात पात पर आधारित ऊंची नीच को मिटाने का प्रयत्न किया। गांधी ने श्रम को सारे सामाजिक कार्यक्रम की पूंजी मानते हुए ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें भारत की विशाल जनसंख्या को उपयुक्त श्रम में लगाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का इतना फल अवश्य मिलना चाहिए कि वह सारा जीवन बिताकर अपने नैतिक जीवन को उन्नत कर सके। गांधी जी ने प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योग टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के मुकाबले श्रम प्रधान उद्योग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बता दी है। उन्होंने पूंज उत्पादन मास प्रोडक्शन के बजाय जनपुंज द्वारा उत्पादन प्रोडक्शन बाय मासेस की प्रणाली को उचित ठहराया। उन्होंने विशेष रूप से कुटीर उद्योग कॉटेज इंडस्ट्री विस्तार का समर्थन किया है। देखिए गांधी का स्वदेशी के सिद्धांत यह मांग करता है कि लोग केवल अपने देश में बनी वस्तु का प्रयोग करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। इसका सांकेतिक अर्थ यह भी था कि लोग अपनी संस्कृति और स्वाधीनता के साथ लगाव अनुभव करें ताकि वे यूरोपीय विचारों और संस्थाओं का अंधानुकरण न करने लगे। अब ये प्रशासन स्तर पर गांधी जी ने विस्तृत विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन का समर्थन किया। उन्होंने यह विचार रखा कि आदर्श छोटे आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय का संघ एक फेडरेशन ऑफ विलेज कम्युनिटी होगा। प्रत्येक ग्राम समुदाय का प्रशासन 5 व्यक्तियों की पंचायत चलाएगी जिन्हें प्रतिवर्ष निर्वाचित किया जाएगा। ग्राम पंचायत विधायी कार्यकाल और न्यायाधिक शक्तियाँ लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव अंजुरी से प्राप्त होगी। परंतु समाज में मेलजोल व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यतः नैतिक सत्ता मोरल अथॉरिटी और जनमत संघ और पब्लिक ओपिनियन के प्रभाव का सहारा लिया जाएगा। गांधी को दृढ़ विश्वास था कि ग्राम समुदाय धीरे धीरे लोगों में हार्दिक संबंध स्थापित कर देंगे, उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देंगे और शालीनता सिविक वर्च्यू सिखाने के उपयुक्त पाठशाला की भूमिका निभाएंगे। ग्रामों के समूह को तालुका के रूप में, तालुकों के समूह को जनपदों के डिस्ट्रिक्ट के रूप में और जनपदों के समूह को प्रदेशों प्रोविंस के रूप में संगठित किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक इकाई अपने सूची इकाई के लिए अपने प्रतिनिधि जुड़कर भेजेगी। शासन प्रत्येक स्तर को प्रत्येक स्तर को आपको पर्याप्त स्वायत्ता ऑटोनॉमी प्राप्त होगी और वह सामुदायिकता की भावना सेंस ऑफ कम्युनिटी से उत्पन्न होगा। प्रत्येक प्रदेश अपने स्थानीय आवश्यकताओं और संपूर्ण देश के हित को ध्यान रखते हुए अपना संविधान बनाने को स्वतंत्र होगा। केंद्र का सब पूरा देश समुदाय का समुदाय कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज प्रतीत होगा। केंद्र सरकार को इतनी सत्ता अवश्य प्राप्त होगी कि वह सब प्रदेशों को एकता के सूत्र में पिरो सके, परंतु इतनी नहीं कि वह उन अपना प्रभुत्व डोमिनेशन पर स्थापित कर दे। गांधी
गांधी जी केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली के प्रत्यक्ष चुनाव के विरुद्ध थे, क्योंकि उससे उत्तरदायित्व की भावना का ह्रास होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गांधी जी अनुसार प्रशासन के प्रति कोई स्तूपाकार ढांचा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, जिसके विभिन्न हिस्से आप ऊंची नीची श्रेणियों में बटे हो। यह असंख्य ग्रामों का विशाल ढांचा औसनिक सर्किल होगा, जिसके सब हिस्से एक ही धातु पर एक दूसरे से जुड़े होंगे। एक वृत्त के बाहर दूसरा वृत्त बना होगा, एक वृत्त के बाद दूसरा वृत्त बना होगा, दूसरे के बाद तीसरा, और इसी क्रम से इस ढांचे विस्तार होता जाएगा। इस विशाल वृत्ताकार ढांचे केंद्र इस विशाल वृत्ताकार ढांचे का केंद्र व्यक्ति इंडिविजुअल ही रहेगा। यह व्यक्ति देखिए, यह व्यक्ति सर्वथा विनम्र और विशाल हृदय होगा। वो अपने ग्राम के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार रहेगा। ग्राम सड़कों के लिए, सड़क जनपद के लिए, अर्थात हर इकाई अपने से बड़ी इकाई के लिए त्याग करने को तैयार रहेगी। फिर सब व्यक्ति हाँ देखिए यहाँ पर क्या कि फिर सब व्यक्ति इस महान ढांचे के अभिन्न अंग के रूप में इसकी गरिमा बराबर के हिस्सेदार होंगे। गांधी जी को विश्वास था कि इस तरह की राज व्यवस्था को विस्तृत अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें अधिकांश निर्णय पर कभी केंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज होगी। फिर जिस समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, जिस समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, उसमें अपराध बहुत कम होगा। अतः पुलिस की विशेष जरूरत नहीं रहेगी। यदि बुरे भर के कोई अपराध कर बैठेगा तो जनमत का नैतिक प्रभाव उसका हृदय परिवर्तन करने में पर्याप्त होगा। यदि जरूरत हो तो नागरिक की बारी से पुलिस की भूमिका समाज सकते। इस राज व्यवस्था में गृह युद्ध स्पीडवार की कोई संभावना नहीं है और सेना की जरूरत भी नहीं रहेगी। जहाँ लोग अपनी स्वाधीनता के मर मिटने को तैयार रहेंगे, वहाँ विदेशी आक्रमण कोई खतरा नहीं रहेगा। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे सपनों का स्वराज ऐसा नहीं होगा जिसमें इन्हीं गिने लोग सत्ता प्राप्त कर लेंगे, बल्कि वो ऐसा होगा जिसमें सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। इसमें संदेह नहीं कि गांधी जी ने विकास का जो मार्ग दिखाया वह भारत की संस्कृति और मूल्य परंपरा का अनुरूप थी, परंतु इस देश को की प्रधान और तनाव भरे विश्व में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के से भी रास्ता चुनना पड़ा। कुछ भी हो, गांधी जी मनुष्य को उपभोग के नियमन और इच्छाओं के नियंत्रण का जो संदेश दिया, वो आज के युग में मानवता के भविष्य की रक्षा के पर्यावरणवाद इन्वायरमेंटलिज्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत बन चुका है। इन्वायरमेंटलिज्म समझ क्या होता है कि पर्यावरणवाद सिद्धांत है। पर्यावरणवाद का सिद्धांत यह मांग करता है कि मानव जीवन की रक्षा के प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स की क्षति नहीं होने देनी चाहिए। अतः इन संसाधनों के उपभोग कंजम्पशन को स्वयं से काम लेना चाहिए। इनकी क्षति पूर्ति करने के लिए जगह पेड़ लगाने चाहिए और पर्यावरण प्रदूषण एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को रोकने को उपाय करने चाहिए। अगर गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों आधुनिक युग में आपको दोनों आधुनिक युग में आपको मानवता को अत्याचार के विरुद्ध करने, अपने अधिकारों के लड़ने और समानता के आधारित समाज की स्थापना करने का राह दिखाया। इन दोनों ने यह आशा व्यक्त की कि मानवीय विकास की उन्नत अवस्था में वर्गहीन और राजहीन समाज क्लासेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी उदय होगा। यही कारण है कि कभी गांधीवाद और मार्क्सवाद को समांतर विचारधाराओं के रूप में देखा जाता है और उनमें तुलना का प्रयत्न किया जाता है। अब कार्ल मार्क्स का जीवन आपको 1869 से 1928 तक और आपको कार्ल मार्क्स जीवन का 18 से 80 तक रहा। अब क्या देखिए, परंतु गहराई देखने पता चलता है कि गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों में बुनियादी अंतर है। उनका मतभेद जितना मुखर है वो उन्हें कई बातों में परस्पर विरोधी विचारधाराएं सिद्ध करता है। मार्क्स 19वीं शताब्दी यूरोपीय विचारक था। मार्क्स 19वीं शताब्दी यूरोपीय विचारक है जिसने पूंजीवाद कैपिटलिज्म के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव के विरुद्ध कामगार वर्ग को संगठित करने का बेड़ा उठाया। गांधी 20वीं शताब्दी के भारत विचारक है जिसने भारत की जनता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति की राह दिखाई। यह बात महत्वपूर्ण है। गांधी ने अपने विचारों की प्रेरणा मार्क्सवाद से नहीं ली बल्कि भारत अन्य देशों के आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं से ग्रहण की। गांधी जी मत आपको आध्यात्मवादी मार्क्स और देखिए गांधी जी मत आपको आध्यात्मवादी और मार्क्स भौतिकवादी है। गांधी जी प्राइमरी स्पिरिचुअलिस्ट है, मार्क्स इज मेटेरियलिस्टिक। ये गांधी जी अपने संघर्ष की मुख्य प्रेरणा धर्म से प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने आग्रह किया कि धर्म के विकृत रूपों को त्याग कर उसके सार तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए जो मनुष्य को नैतिक जीवन जीने की राह दिखाता है।
देखिए देखिए हाँ देखा दूसरी ओर मार्क्स ने संपूर्ण धर्म को धर्म देखिए दूसरी ओर मार्क्स ने संपूर्ण धर्म को धर्मानुवर्ग वर्ग की निजी संपत्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी रक्षा का साधन मानते हुए उसे सर्वसाधारण के आपको नशे की घुट्टी ऑफिम ऑफ द पीपुल की संज्ञा दी। गांधी ने मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण को महत्व दिया। मार्क्स ने एक भौतिकवादी के नाते उत्थान को मार्क्स ने एक भौतिकवादी के नाते उत्पादन की शक्तियों को पुनर्गठन में बल दिया ताकि सब साधारण की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। गांधी जी के मन में भूखे बेघर बेसहारा लोग के प्रति असीम करुणा थी, परंतु उनका विश्वास था कि भौतिक आवश्यकताओं की सीमित पूर्ति ही उपयुक्त है। मनुष्य को सच्चा सुख आपको आत्मसंयम कर्तव्य पालन से प्राप्त हो सकता है। देखिए श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों के उपदेशों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपरिग्रह नन पोजेशन और रिनंसिएशन और एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट के सिद्धांतों की सराहना की। इन सिद्धांतों अनुसार मनुष्य को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना तात्कालिक उपयोग के लिए जरूरी हो। देखिए यहाँ पे क्या जरूरी हो, इससे अधिक ग्रहण करना या धन संचित करना चोरी है, क्योंकि वह दूसरों का उपयोग के लिए है। सांसारिक वस्तु की इच्छा कभी तृप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी संतुष्टि के जितना प्रयास करो उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। इस तरह गांधी जी भौतिक उत्पादन की सीमित वृद्धि के पक्ष में विशेष ऐसे ढंग से जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। जहाँ मार्क्स प्रौद्योगिकी प्रधान उद्योग को टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहता है। गांधी जी श्रम प्रधान उद्योग लेबर इंटेंसिव के समर्थक हैं। देखिए संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न में गांधी जी न्यायशीलता के सिद्धांत में विश्वास करते, जबकि आपको मार्क्स पूंजीपतियों के स्वतत्व हरण पर बल देता है। हैज रिगार्ड्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, गांधी बिलीव्स इन द डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप। मार्क्स इंसिस्ट ऑन द एक्सप्रोप्राइएशन ऑफ द कैपिटलिस्ट। गांधी जी के अनुसार समाज की वर्तमान दशा में पूंजीवादी व्यवस्था को समूह नष्ट करना जरूरत नहीं है। गांधी और सबको समाज को बताना दशा पूंजीवादी व्यवस्था का समूल नष्ट करना जरूरी नहीं है, परंतु उद्योगपति को हृदय परिवर्तन कर उनमें यह भावना विकसित करनी चाहिए कि उनकी संपत्ति ईश्वर की देन है उनमें, और जो उन्हें मानवता की सेवा के लिए सौंपी गई थी। अतः उन्हें अपने आप को उस संपत्ति का न्याय से धारी या ट्रस्टी मानकर अपनी पूरी क्षमता के साथ मानवता की सेवा करनी चाहिए। परंतु मार्क्स का विचार है कि पूंजीपति जब तक आपको पूंजी स्वामी बने रहेंगे तब तक वे निजी लाभ का मोह नहीं छोड़ सकते। अतः सामाजिक संपदा को समाज की सेवा में लगाने के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट तथा समाजवादी क्रांति सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का सहारा लेना जरूरी है, ताकि पूंजीपतियों का स्वतंत्र हरण किया जा सके। इसके विपरीत आपको गांधीवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष, वर्ग सहयोग, क्लास कोऑपरेशन को सहारा जाता है। मार्क्सवाद पूंजीपतियों को हटाकर बड़े उद्योग कायम रखना चाहता है। गांधी जी चाहते हैं कि पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करके केवल अस्थायी रूप से बड़े उद्योगों को चलने दिया जाए। फिर धीरे धीरे बड़े उद्योग हटाकर छोटे उद्योग स्थापित किए जाएंगे और तब पूंजीपतियों की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। देखिए सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्स हिंसात्मक क्रांति का समर्थक है। गांधी बिलीव्स इन अहिंसा एंड सत्याग्रह। मार्क्स सपोर्ट ए वायलेंट रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को मानव व्यवहार का मार्गदर्शक नियम बनाना चाहते हैं। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत को मानव व्यवहार का मार्गदर्शक नियम बनाना चाहते हैं। उनका विचार है कि जब सभी मनुष्य अहिंसा की भावना से प्रेरित होंगे तब कोई किसी पर बल प्रयोग नहीं करेगा, जो कोई किसी को भौतिक रूप से बात या विवश नहीं करेगा, बलवान निर्भर को नहीं सताएगा, धर्मांध निर्धन का शोषण नहीं करेगा, सत्ता का विरोध करने के केवल सत्याग्रह का तरीका अपनाया जाएगा। सत्य पर अडिग रहने वाले व्यक्ति अपनी बात मनवाने के सत्ताधारी को नैतिक रूप से बात कर देता है। परंतु मार्क्स विचार है कि पूंजीपति किसी नैतिक दबाव मॉरल प्रेशर के आगे नहीं झुकता है, ना उससे वह प्रभावित होता है। पूंजीपति को केवल भौतिक रूप पूंजीपति को देखिए आप क्या कि इसमें आपको नहीं देखिए पूंजीपति केवल
देखिए पूंजीपति को देखिए इसमें जो कहा गया कि पूंजीपति केवल भौतिक रूप से विवश किया जा सकता है और उसके लिए भी हिंसापूर्ण क्रांति आवश्यक हो जाती है। मार्क्स का उच्च साध की सिद्धि के लिए साधन सुता बल नहीं देते। गांधीवाद साध और साधन दोनों की सुता पर बल देता है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, गांधी जी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करके वर्गहीन समाज लाना चाहता है। तो गांधी वांट्स टू एस्टेब्लिश ए क्लासलेस society through the dignity of labor. Marx want to bring about a classless society through the abolition of private property. देखिए वर्गहीन समाज देखिए यहाँ पर क्या वर्गहीन समाज यहाँ पर क्या किया, देखिए वर्गहीन समाज के बारे में गांधी जी ऐसे समाज की कल्पना करते जिससे देखिए जिसमें सभी मनुष्य अपने अपने स्वभाव योग्यता और धर्म के अनुसार अपना कार्य पूरी तत्परता से करेंगे। वहाँ किसी भी कार्य को विशेषतः सेवा कार्य को नीची निगाह से नहीं देखा जाएगा। वे प्रत्येक व्यक्ति से आशा करते हैं कि वो अपने समान कार्य के साथ साथ शरीर श्रम ब्रेड लेबर भी करेगा ताकि वो समाज के भौतिक उत्पादन में उचित योग दे सके। जब सब लोग आपको शरीर श्रम करेंगे तो समाज में श्रम की गरिमा स्थापित होगी। इससे समाज में उच्च नीच का भेद मिट जाएगा और ऐसा समाज सच्चे अर्थ में वर्गहीन होगा। इसके अलावा जब सब मनुष्यों का व्यवहार अहिंसा से निमित्त होगा तब राज्य शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अतः समाज को राजहीन स्टेटलेस भी हो जाएगा। परंतु मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज वह होगा जो निजी संपत्ति के आधार पर धर्मान और निर्धन वर्गों में विभाजित नहीं होगा, बल्कि उसमें सामाजिक उत्थान के साधन संपूर्ण समुदाय के स्वामित्व रहेंगे और समाज के सभी सदस्य कामगार होंगे। ऐसे वर्गहीन समाज में निजी संपत्ति रक्षा के लिए राज की बड़ा प्रयोगमूलक संस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः वह राजहीन हो जाएगा। इन सब मतभेदों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गांधी जी और मार्क्सवाद के विचारों में तात्विक अंतर है और ये दोनों प्रीत मानवता के उत्थान के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। गांधी जी नैतिकता से प्रेरित राजनीति के समर्थक है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति का समर्थन किया है। भारत जैसे देश में चाहे मार्क्सवाद की शिक्षाओं से कितने ही प्रेरित क्यों ना हो, गांधी जी की शिक्षाओं का यहाँ अपना स्थान है जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। देखिए जब तक शोषण एक्सप्लॉयटेशन और शोषण की इच्छा कायम हो जाता है जब तक शोषण एक्सप्लॉयटेशन और शोषण की इच्छा का कायम है तब तक आपको शोषक और शोषित में सहयोग बना रहना चाहिए। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैं केवल यह बात नहीं मानता कि मैं केवल यह बात नहीं मानता कि सब पूंजीपति और जनता स्वभाव और अनिवार्य शोषक या इसके हितों इनके हितों और जनसाधारण हितों की बुनियादी टकराव है जिसका कोई समाधान नहीं हो सकता। यह देखिए जरूरी नहीं कि जमींदारों और पूंजीपतियों का नामो निशान मिटा दिया जाए, बल्कि जनसाधारण के साथ इनके जो संबंध है उन्हें एक नए स्वस्थ और निर्भर रूप में ढालना चाहिए। ये बात महात्मा गांधी ने 1936 में कहा था। फिर आपको देखिए गांधीवाद और मार्क्सवाद तुलनात्मक अध्ययन देखिए। गांधीवाद और मार्क्स तुलनात्मक अध्ययन देखिए। गांधी मार्क्सिज्म कंपैरेटिव स्टडी हम देखिए। विवेक विषय है पे आपको गांधीवाद दृष्टिकोण है, फिर मार्क्सवाद दृष्टिकोण आपके यहाँ पे है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं दार्शनिक आधार यहाँ पर क्या है, देखिए दार्शनिक आधार पर देखिए क्या दार्शनिक आधार पर गांधी जी के अध्यात्मवाद और नैतिक व्यक्तिवाद मोरल इंडिविजुअल और स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देते हैं। मार्क्सवादी क्या है, मार्क्सवादी आपको भौतिकवाद मेटेरियलिज्म वैज्ञानिक समाजवाद साइंटिफिक एसोसिएशन बढ़ावा देते हैं। और धर्म के प्रति दृष्टिकोण एटीट्यूड टुवार्ड रिलीजन देखिए यहाँ पर। इसमें गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है कि सकारात्मक धर्म नैतिक उत्थान का साधन है। धर्म उत्थान का साधन है। जब देखिए धर्म नैतिक उत्थान का साधन सब धर्मों के प्रति एक जैसा सम्मान, सब धर्मों के प्रति एक जैसा सम्मान आपको है, सब धर्मों के प्रति एक जैसा सम्मान है। अब आप देखिए क्या ये गांधीवादी दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं, नकारात्मक। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आपको नकारात्मक है। धर्मान वर्ग की निजी संपत्ति रक्षा का विचारात्मक साधन है और जनसाधारण का नशा है। आपके प्रौद्योगिकी पर दृष्टिकोण देखिए एटीट्यूड टुवार्ड टेक्नोलॉजी महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी दृष्टिकोण नकारात्मक है। भारी मशीनों का प्रयोग नैतिक उन्नति बाधक और विस्तृत बेरोजगारी को जन्म देता है। और यहाँ पर क्या कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, सकारात्मक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए स्वतः आवश्यक है। अब वर्ग विभाजन आधार पर बेसिस ऑफ क्लास डिवीजन महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसी
मनोवृत्ति जो शारीरिक श्रम के प्रति घृणा पर आधारित है। और आपको यहाँ पर मार्क्सवादी ने कहा क्या कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग सामाजिक उत्पादन के साधनों के स्वामी बन जाते हैं और शेष समाज अपने श्रम पर निर्वाह करने को व्यस्त हो जाते हैं। आपके वर्गों के परस्पर संबंध का आधार क्या होना चाहिए, इसमें आपको रिकमेंडेड रिलेशन बिटवीन द क्लासेज। महात्मा गांधी का क्या वर्ग से क्लास कॉपरेशन होना चाहिए, और आपको यहाँ पर क्या मार्क्सवादी का क्या वर्ग संघर्ष क्लास कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। आपकी वर्गहीन समाज की स्थापना कैसे होगी, वे टू अचीव ए क्लास सोसाइटी। इसमें महात्मा गांधी का क्या महात्मा गांधी का न्यायशीलता सिद्धांत इसमें पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन कर देंगे, जिससे वे अपनी संपत्ति को सामाजिक धरोहर समझेंगे। सबको सही ब्रीड लेवल को प्रेरित करके श्रम की गरिमा स्थापित की जाएगी। अब मार्क्सवादी का पूंजीवाद उन्मूलन, सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व की स्थापना, सबके लिए श्रम की अनिवार्यता। अब आपको यहाँ पर आज की प्रकृति महात्मा गांधी का क्या नेचर ऑफ द स्टेट। महात्मा गांधी का व्यक्तियों पर बल प्रयोग का साधन ऐसा निष्प्राण यंत्र जो मानवीय संवेदना और नैतिक उत्तरदायित्व से शून्य रखकर सब पर एक जैसे कानून कायदे लागू करता है। अब यहाँ पर क्या कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या करता है कि वर्ग प्रभुत्व क्लास डोमिनेशन का साधन जो निरंतर पराधीन वर्ग का दमन और शोषण करता है। फिर आपको आगे इसमें क्या कि राजहीन समाज की स्थापना कैसी होगी, वे टू अचीव ए स्टेटलेस सोसाइटी। महात्मा गांधी का क्या जब प्रति व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चलेगा और आत्मसंयम से काम लेगा तब राज का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। मार्क्सवादी का क्या वर्गहीन समाज में उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास के बाद राज लुप्त हो जाएगा। मार्क्सवादी का क्या वर्गहीन समाज में उत्पादन की शक्तियों के पूर्ण विकास के बाद राज लुप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भावी समाज का अपना विजन ऑफ द फ्यूचर सोसाइटी। महात्मा गांधी का एक ऐसा स्वशासित समाज जिसके सदस्य आपको आत्मसंयम बरतेंगे, जिनकी अपनी आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी और जो सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति अत्यंत सजग होंगे। अब इसमें आपको मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या करता है, ऐसा स्वशासित समाज जिसमें आपको हर एक अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। ये बात आपको इसमें आपको देखिए यहाँ से जो ये पूरी तरह से आपको अध्याय महात्मा गांधी पूरी तरह से फिनिश होता है। आगे अध्याय जो आपको यहाँ पर है वो आपको अध्याय 7 आपको जवाहरलाल नेहरू का है।